निकल जाएगा। और हंसना शुरू कर। यार ऐसे। यार वैसे अपनी आवाज जब स्पीकर में आती है मजा आता है। उफ उफ उफ। जी भाई। सर आपको सर सलमान ने कहा इसकी छुट्टी बंद है। ये कोई घर से प्रैक्टिस नहीं कर रहा, जो प्रैक्टिस इधर हो रही बस वही कर रहा था। मैंने उनको कहा जिसको घर मत जाने दे, ये प्रैक्टिस करेगा तो घर जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कह रहे हैं जी अलाउ करें। अच्छा जी अलाउ कर देते हैं। और ये अलाउ कर देते हैं। पार्टिसिपेंट्स एडमिट। स्क्रीन ऐसी होता है यार, ये पता नहीं क्या होता मुझे। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई है। शेयर स्क्रीन। स्टार्ट ब्रॉडकास्ट। यार अबू बकर मेरी बड़ा पता क्या ख्वाहिश है। मेरी ख्वाहिश है कि आप दफा करो लिविंग स्टैंडर्ड्स के काम को। आप इधर मेरे पास ही आ जाओ, मिल के पढ़ाते हैं। आपको मैं एज अ टीचर आपके साथ एंगेज करता हूँ। आपसे मैं सब्जेक्ट पढ़वाता हूँ कोई ना कोई, आपको ताकि पता लगे कि बच्चे कैसा तकलीफ पहुंचाते हैं जब नहीं पढ़ते। ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ फिर आप बच्चों को जल्दी छुट्टी देते हो कि नहीं। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बकर ने नहीं जल्दी छुट्टी दिया कर, इन्हें बल्कि बुलाया ही नहीं करना है, उसने कहना छुट्टी करो। वीक पूरा ही हाफ डे होगा है ना वो बकर। वीकेंड तो कभी ऑन हो ही नहीं सकता है ना वो बकर। ऑन होगा। संडे भी ऑन होगा। अच्छा यार अल्लाह बकर आपको बहुत कामयाब करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। फ्यूचर में देखना आप इंशाल्लाह बहुत कामयाब हो गए। कॉपर ऑक्साइड जी मैंने कल से बेटे स्टार्ट किया। आई होप आपको मेरी आवाज आ रही होगी। इंशाल्लाह आपको भी आवाज आ रही है। शुक्र अल्लाह का आपको आवाज आ रही, नहीं तो मैंने खुद उठ के आ जाना था। कल सीएस की क्लास में नहीं आवाज आ रही थी। कोई बात नहीं, क्या अभी आप आ गई हो, शुक्रिया आपका आप आ गई हो। कॉपर है जी, कह रहा है जी कि यार आई एम सॉरी एक सेकंड सिर्फ। कॉपर है जी, ये ऑक्साइड है, इट रिएक्ट्स विद, मैंने आपको कहा था साथ साथ जरा आपने ना अंडरलाइन कर लेना है चीजों को, जरा अंडरलाइन कर लेते हैं। पहले कहता है कॉपर ऑक्साइड है। आपको पता होना चाहिए, अब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये CuO है। ठीक है CU। अब वो कहिए CuO क्यों है भला। तो ये CuO2 क्यों नहीं है। वाई इज इट नॉट CuO2। शाबाश, क्योंकि इसकी भी टू है और O की भी। देखा। हाई फाइव। मैं बताया ना, टैलेंटेड है माशाल्लाह। वैसे ही थोड़ा सा ना, अंग्रेजी में इसको शिरकर कहते हैं, मैं उर्दू में नहीं कुछ कहता। बताऊं उर्दू में क्या कहते हैं। बता दें, कामचोर। वैसे ही थोड़ा कामचोर है, वैसे तो माशाल्लाह टैलेंटेड तो बहुत है। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज दिस। राइट हैंड साइड हमने बनानी है। व्हाट कंप्लीट्स द इक्वेशन। रिएक्ट किससे किया उसने, अमोनिया से। अमोनिया क्या है NH। और बाई चांस नीचे उन्होंने लिखा हुआ है। आपने बताना है राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा। अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। हमें पहले सबसे ये देखना है कॉपर ऑक्साइड और अमोनिया जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास बैलेंस्ड सिचुएशन कैसे बनती है। देखो इधर कितने कॉपर हैं। सबसे पहले फोकस कर लेते हैं कॉपर पे, किस पे फोकस कर लेते हैं। तो कॉपर इधर कितने हैं, 3। अब हमें दें इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3। इसका मतलब कॉपर का कोई ताल्लुक। ऑक्सीजन पे फोकस कर लेते हैं। चलें सबसे पहले, अच्छा रूल भी यही है, सबसे पहले हाइड्रोजन को चेक करते हैं, फिर ऑक्सीजन को चेक करते हैं, फिर मेटल को करते हैं। तो पहले हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं। वो करने से ही मशवरा दी। वो कितने बनते हैं ये। नो बेटे। 3 2 जार 6 बनते हैं। ठीक हो गया। 6 किसमें, इसमें कितने हैं, 2। ये नहीं हो सकता। इसमें कितने हैं, 6। ये हो सकता है। इसमें कितने हैं, ये भी हो सकता है। इसमें कितने हैं। तो अभी तक हम एक ऑप्शन से क्लियर हुए, ए नहीं हो सकता। इसके बाद चेक कर देते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं जी। इधर कितने, 3 है। अब इसको तो हम फारे इसमें इधर आ जाते हैं। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 3। ठीक हो गया। इधर कितने हैं, 3 है। इधर कितने हैं, 3 है। इसका मतलब ऑक्सीजन की वजह से भी हम चेक। अब फिर चेक के लिए फैक्टर कौन सा रह गया हमारे पास, हाईलाइट कर लेते हैं उसको। नाइट्रोजन रह गया। कॉपर तो पहले ही चेक कर लिया ना। हमारे पास क्या रह गया,
नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन चेक कर लेते हैं, इधर कितने हैं, 2। इसमें कितने हैं, ये भी ठीक हो गया। इसमें कितने हैं, ये भी ठीक हो गया, 2 हैं बेटे। इधर कितने हैं, नहीं पर सर ऑक्सीजन ये गलत नहीं तो हाँ हाँ क्या, सर इसमें ऑक्सीजन का किसमें, इसमें पांच तो पहले हमने ऑक्सीजन में रेड क्यों लगाया, गलती कर दी हमने, पढ़ा नहीं ठीक से। दोबारा से करते हैं क्वेश्चन, दोबारा से कर लेते हैं बेटे, कुछ नहीं होता जिंदगी में, ये होता रहता है। सबसे पहले हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं जी। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 3 2 तो इसके अंदर कितने हैं, 2 हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास बेटे होने चाहिए 3, कितने होने चाहिए, इसमें 6 है, ये तो वैसे ही खत्म कर दिया, तो इसको तो मैं यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, हमें ऑक्सीजन चाहिए 3, इसमें कितने ऑक्सीजन है, 3 है, ये ठीक है। इसमें कितने ऑक्सीजन है, ये भी ठीक है। इसमें कितने ऑक्सीजन है, 2 और 3 5 हैं, 2 ये हैं बेटे और 3 ये हैं, 5 हैं, तो डी आंसर भी नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं, और हमने क्या क्या चेक कर लिया, हाइड्रोजन चेक कर लिया, ऑक्सीजन चेक कर लिया, कॉपर हमने देखा था सब में 3 3 और 3 ही चल रहे थे, सो कॉपर को भी। अब रह गया चेक करने के लिए सिर्फ नाइट्रोजन है, क्या रह गया, अब इधर नाइट्रोजन 2 है और इधर भी नाइट्रोजन। अब इधर चेक करते हैं, इधर भी नाइट्रोजन 2 है। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, फिर दोनों सेम लिखे हैं नहीं ब्रावो है ब्रावो गलत बेटा, ये आंसर है बेटा, नाइट्रोजन क्या है। अब आप याद करें, मैंने आपको बताया था 7 डायटोमिक गैसेस। क्या जो हमारे पास ये लफ्ज है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या गैस है कि नहीं, क्या ये मेटल है कि नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल में ये उन 7 डायटोमिक गैसेस में से है, कौन सी, मैं दोबारा लिख देता हूँ आपके सामने, पहले शुरू से लिखता हूँ, पहले H2 लिखें, फिर O2 लिखें, 2 हो गई, फिर N2 लिखें, सॉरी ये हो गया ग्रुप 6 और 5 के, तो ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता। I2 फ्लोरीन क्लोरीन जी बेटे, ब्रोमीन और फ्लोरीन, ये वो 7 हैं जो हमारे पास डायटोमिक गैसेस हैं। ये N2 इस फॉर्म में नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है। को मसला, वी गुड सो फार। ये वाले 7 डायटोमिक गैसेस वाली बात मिटा रहा हूँ यहाँ से। मेरूर, आई होप आपको समझ आ रही है। आप माइक कभी भी ऑन करके इंटरप्ट कर सकती हैं, आपका इंटरप्ट ना करने का मतलब होगा कि आपको समझ आ रही है। द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द एक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऑन कॉपर। गौर करें, नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है कॉपर के साथ, आपको फौरन जहन में क्या आ जाना चाहिए, एसिड प्लस मेटल, एसिड प्लस, रिएक्शन भी उसने दिखा दिया है। अब मैं रिएक्शन भी आपके सामने रख देता हूँ। रिएक्शन लिखा हुआ है, देखिए कॉपर मेटल है जी, वो जो हमने लिखा था एसिड प्लस और इक्वल सॉल्ट प्लस वाटर जी। क्या था एसिड प्लस बेस हो तो सॉल्ट प्लस, वो एसिड प्लस अल्कली हो तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, एसिड प्लस मेटल हो तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। अब यहाँ हमारे पास मेटल आ गया, ये हमारे पास एसिड आ गया, आगे हमारे पास क्या है, कॉप सॉल्ट बन रहा है प्लस वाटर बन रहा है प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रही है, यहाँ तक प्रॉब्लम। अब सवाल क्या है, वैल्यूज बतानी है एक्स वाई और जी की। ये आपको असल में क्या सिखा रहा है, ये आपको बैलेंसिंग सिखा रहा है। आपको पता है बैलेंसिंग का 1 मार्क का क्वेश्चन आता होता है हर दफा। मैं बैलेंसिंग पे इतने सारे क्वेश्चंस क्यों दिए हुए हैं, क्योंकि जो आगे स्टोशियोमेट्री कैलकुलेशंस हमने पढ़नी है वो सारी बैलेंसिंग पे बेस्ड है। उसका पहला स्टेप ही, अभी मैं आपको स्टेप्स लिखवाऊंगा, पहला स्टेप क्या होगा, बैलेंस करें इक्वेशन को। सो हम इनको देख लेते हैं क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले किसको बैलेंस करना चाहिए, हमारे पास, हमें बेटा फोकस किस पे करना चाहिए, क्वेश्चन को थोड़ा जूम इन करता हूँ। हमें फोकस बेटा करना चाहिए इनके ऊपर, इन दोनों के ऊपर। इन पे क्यों फोकस करना है बेटे, हमेशा बेटे सफर होता है मालूम से नामालूम का, यू ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम नोन टू द अननोन। यहाँ तक प्रॉब्लम। आपको पक्का पता लग रहा है, आपको बिल्कुल अच्छे से अंदाजा हो रहा है, जो मेरे पास इस वक्त ये नाइट्रोजन का इसके अलावा यहाँ पे इस्तेमाल है, मैं नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकता। ऑक्सीजन भी हमारे पास यहाँ है, मैं सिर्फ हाइड्रोजन के जरिए खेल सकता हूँ। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन मुझे पता नहीं लग रहे। फिर इसके साथ 6 लिखी 1 मिनट मेरे बेटे, ऑक्सीजन देखो मेरे पास यहाँ पे है, यहाँ है, लेकिन यहाँ भी है और इधर एक्स लगा हुआ है, मैं ऑक्सीजन का एग्जैक्ट नंबर टैली नहीं कर सकता। ऑक्सीजन का एग्जैक्ट नंबर टैली, मुझे सबसे पहले किसकी तरफ जाना चाहिए,
फर्स्ट ऑफ मुझे जाना चाहिए हाइड्रोजन की तरफ, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ पर है और कहीं पर भी राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कहीं और नहीं है। तो मुझे सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने मेरे पास बन रहे हैं? 8 बन रहे हैं। हाइड्रोजन अगर 8 बन रहे हैं तो यहाँ क्या होगा ऑटोमेटिकली, ये 8 मेरे पास कहाँ कहाँ नजर आ रहा है? एक यहाँ नजर आ रहा है और एक यहाँ नजर आ रहा है। इसका मतलब सी और ए तो फारग हो गया। यहाँ तक प्रॉब्लम। हम सी और ए को, इसके अंदर एक ऑप्शन थी, वो मुझे ऑप्शन अब मिल नहीं रही। ये बेटे ब्रावो आंसर है। एक मिनट में आगे चलता हूँ। अच्छा जी, अब आते हैं इधर। ये मेरे पास बेटे वाई है, तो नाइट्रोजन अगर ये 8 है तो नाइट्रोजन कितने हुए मेरे पास? 8। ये कितने हैं नाइट्रोजन? मैरून यहाँ तक समझ आई बेटे कि ये 8 नाइट्रोजन बनते हैं मेरे पास? यस नो कर दो बेटे। बेटे वो मेरे पास ना चैट्स ओपन नहीं है मैरून, आप यस नो कुछ कर सकती हैं चैट, पता नहीं व्हाट्सएप कुछ आएगा कि नहीं आप मुझे, अच्छा बल्कि हाँ व्हाट्सएप पे मैसेज आप कर सकते हो, मैं व्हाट्सएप मोबाइल सामने रख लेता हूँ। नहीं, 8 8 लेफ्ट साइड पे होगी एंड मशरूर आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर बेटे, मैं, आप आंसर करेंगे तो कुछ कर सकते हैं। इफेक्ट करता है एंड के ऊपर भी अब सी के ऊपर भी। अच्छा आपने बोल रही हो, मेरे पास ही मसला। आपने कुछ यस नो किया है मुझे लगता है, मेरे पास इसमें आवाज, सॉरी मैंने आवाज बंद की हुई थी, अब मैंने आवाज खोल ली है। अब आप यस करोगी तो आवाज आ जाएगी। दोबारा मैं पूछ लेता हूँ बेट, समझ, गुड। अब आपको पता लग गया कि y की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली नाइट्रोजन कितने होने चाहिए? 8। 8 में से 2 नाइट्रोजन इधर है, तो 8 में से 2 गए, बाकी कितने हो गए? 6। अब यहाँ नाइट्रोजन होने चाहिए इस साइड पे 6, इनसे कितने नाइट्रोजन बनने चाहिए? अब आप देखें बाय ये 2 लिखा हुआ है, बाय 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 2 नाइट्रोजन तो इधर हैं, ठीक है। इसका मतलब है कितने होने चाहिए यहाँ, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, शाबाश। तो आंसर मेरे पास क्या आता है? 3 होनी चाहिए। सर वो देखते हैं सिर्फ नाइट्रोजन तभी बनेंगी। सर नाइट्रोजन वहां पे भी दो है ना, राइट साइड पर और भी दो नाइट्रोजन। दोबारा रिपीट करूं बात, एक मिनट। ये वाले ऑप्शंस जरा मैंने जो काटे हैं इनको दोबारा देखते हैं। हमारे पास बेटे हाइड्रोजन है 8, तो मुझे इसलिए यहाँ पर लगाना है 8। अब मेरे पास 8 वाली ऑप्शन ना ए है, ए नहीं है ना मेरे पास, डी में भी सॉरी ना ही सी है, पीछे रहे बी और डी। अब तो इधर आ जाते हैं। नाइट्रोजन इसकी वजह से बन गए 8, नाइट्रोजन कितने बन गए? अब 8 हैं तो 2 तो नाइट्रोजन ये चले गए, तो मेरे पास राइट हैंड साइड पे, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले नाइट्रोजन इधर लिख देता हूँ कि नाइट्रोजन की वैल्यू 8 है। राइट हैंड साइड पे भी कितने होने चाहिए नाइट्रोजन? 8। इसमें से यहाँ पर 2 हैं, दिस इज 2 नाइट्रोजन्स। अब और कितने ऐड करने हैं? 6। तो उसका मतलब ये 6 बनना चाहिए, तो 2 से तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए फिर? 3 होगा तभी 6 बनेगा ना, तो मेरे पास डेल्टा आंसर आ गया। तो वहां पे भी x की वैल्यू 3 आ गई ना। अच्छा पहले बेटे यहाँ कॉपर का वो कह रहा है, कॉपर x की वैल्यू निकाल रहा हूँ ना मैं, निकल आई। देखो ये नाइट्रोजन जो है आपने कहा है 6 होने चाहिए, यहाँ पे कितने होने चाहिए? अब नाइट्रोजन अगर मैंने 6 करने हैं यहाँ पे, इसका सम इस वाले पार्ट का 6 बनना चाहिए, राइट, इस वाले पार्ट को 6 बनना चाहिए। अब ये जो 2 है इसके अंदर, ये 2 इस नाइट्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब है कि नाइट्रोजन यहाँ ऑलरेडी 2 हैं, अब 2 को x से मल्टीप्लाई होना है, x की वैल्यू क्या होगी? 6 बने, तो इसलिए x की वैल्यू 3 है। अब यहाँ x की वैल्यू 1 गिवन है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता, यहाँ 3 गिवन है इसलिए ये आंसर है। गुड इनफ। क्वेश्चन नंबर 27, अगर 1 मोल हो each alkane is completely burned in oxygen which will provide 7 moles of products। कहता है 1 मोल है ऑफ ईच अल्केन इज completely burned in oxygen
विच विल प्रोवाइड 7 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, इनमें से कौन है जिसके प्रोडक्ट के 7 मोल्स होंगे? जनरल रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, आपने अभी भी ऑर्गेनिक पढ़ी है तो आपको याद होगा। मैं CH4 के साथ ये रिएक्शन बनाने लगा हूँ। CH4 प्लस O2 क्या बनेगा? आपको पता होगा, इसमें कंप्लीटली बर्न का मतलब होता है CO2 बनती है, प्लस और क्या बनता है बोला? H2O बनता है। क्या बनता है? आप देखिए इसका, अगर उसने कहा है 1 मोल है, अगर इसका, एक मिनट बेटे बैलेंस कर लेते हैं अभी। सी इधर 1 है, इधर भी 1 है, H4 है, इधर 2 है, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, तो यहाँ भी 2 लग जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब इसका 1 मोल बर्न हुआ है, इसके कितने मोल्स बर्न हुए हैं? मुझे प्रोडक्ट के टोटल मोल्स काउंट करने हैं। प्रोडक्ट में कितने मोल्स नजर आ रहे हैं आपको अयान? प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं? नो बेटे, 3 मोल्स हैं, 2 ये और 1, कितने हो गए? 1 + 2, 3 मोल्स हैं। कितने मोल्स हैं? इरेज कर दूं इसको अब? समझ आ गई? तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर। मैं इस रिएक्शन को जरा यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ। पहला हमारे पास उसने प्रोडक्ट दिया हुआ है CH4। CH4 जब कंप्लीटली बर्न होता है O2 में, तो प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? प्रोडक्ट्स बनते हैं CO2 प्लस H2O। इनके साथ बैलेंस करने के लिए लिख लेते हैं। देखिए यहाँ H4 है, तो फिर इसका मतलब है यहाँ पे 2 लगेगा। अगर यहाँ 2 लगा है तो इसका मतलब है यहाँ भी 2। कोई मसला? लेकिन मुझे इसमें से ये पार्ट इग्नोर करना है, मुझे इसमें से ये पार्ट इग्नोर करना है। क्वेश्चन मुझे क्वेश्चन कह रहा था 1 मोल आपके अल्केन का कंप्लीटली बर्न हुआ ऑक्सीजन में। क्वेश्चन ने किसको फोकस किया है? अल्केन हमारा जो 1 मोल है वो बर्न होना चाहिए। मैंने यहाँ पर 1 मोल देखे, अल्केन का 1 मोल है मेरे पास। कितने मोल हैं अल्केन के? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब मेरे पास अल्केन का चूंकि 1 मोल है, तो मेरी ये वाली बात तो मैंने क्वेश्चन वाली मान ली। अब राइट हैंड साइड पे जब मैंने बैलेंस कर लिया तो कितने मोल्स बन रहे हैं, जरा जरा फोकस कीजिएगा। टोटल प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं? 1 मोल मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड का है, और 2 मोल्स मेरे पास, इनको ऐड करें टोटल मोल्स बन रहे हैं 3। टोटल मोल्स कितने बन रहे हैं? उसने कहा प्रोडक्ट के कितने मोल्स बनने चाहिए, इसका मतलब है ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। दूसरे की तरफ चलते हैं, मैं दूसरे को अब लिख लेते हैं। C2H6 है, C2H6 को लिखने लगा हूं जी अब। C2H6, C2H प्लस O2। जब ये बर्न होगा, कंप्लीट बर्निंग हुई है, तो प्रोडक्ट हमेशा क्या होंगे अबू बकर? CO2 प्लस H2। जी बेटे, अब जरा बैलेंस करते हैं। इधर तो ऑलरेडी 2 लगना ही लगना था, पहले एज को भी देख लेते हैं। इधर 2 है और इधर 6 है, तो यहाँ पर 3 लगना है। 3 × 2 = 6 हो गया। अब देखिए मेरे पास ऑक्सीजन कितने हो गए हैं? 3 और 2 5 हो गए हैं। मुझे सी इधर 2, इधर C2 है, तो यहाँ पे 2 लगाना है। अब देखिए मेरे पास क्या सिचुएशन है, मेरे पास क्या बैलेंसिंग हो गई है? 2 × 2 = 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 × 2 = 4 और 3, 4 और 3 7। अब यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इसको 7/2 करके बैलेंस किया जाता है। मैं फिर से कहूंगा, इस पार्ट को मुझे इग्नोर करना है। मेरे से सवाल ने बात की है, इसका 1 मोल रखना है। इसका कितने मोल रखना है? इसके 1 से मोल। प्रोडक्ट में देखें कितने मोल्स बन रहे हैं मेरे पास? 2 मोल्स इधर है, प्लस 3 मोल्स इधर है। आंसर क्या आ रहा है? 5। कितने मोल्स बन रहे हैं मेरे पास? ये भी आंसर नहीं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अच्छा, आपने 2 ऑप्शंस करने के बाद पूछा सवाल, समझ नहीं आया। ये कंप्लीट कम्बस्शन है। कह रहा है बेटे, ये जो 4 है ना, ये चारों, ये CH4, C2H6, C3H8, C4H10, कह रहा है ये सारों का 1 1 मोल आपने बर्न करना है। कितने मोल बर्न करने हैं? प्रोडक्ट पे फिर 7 मोल्स क्रिएट होने चाहिए। ठीक है, इस वक्त हमने इसको पकड़ा हुआ C2H6 को। इसका यहाँ देखो 1 ही मोल बर्न कर रहे हैं हम। जब 1 मोल बर्न किया, हमें पता है कंप्लीट बर्निंग में होता है CO2 और H2O, 2 प्रोडक्ट्स होते हैं।
ठीक है। अब मुझे उसने कहा था इसका एक ही मोल रखना है, इसको मजीद बैलेंस, मैंने बैलेंस करते वक्त इसका एक ही मोल रहने दिया, बाकियों को इसके हिसाब से एडजस्ट किया है। इधर हाइड्रोजन 6 थे, यहाँ 3 लगा के इसको 6 पूरा किया। फिर इसके 3 लगाने के बाद इधर कार्बन थे 2, इधर मैंने 2 लगा के इसको पूरा किया। ठीक है। अब इसकी वजह से ऑक्सीजन पे कितना फर्क पड़ा, ऑक्सीजन बन गए 2 2 4 और 3 7, तो मैंने ये 7/2 लगाया। लेकिन मुझे इसको उसने कहा ही कुछ नहीं करने के लिए, इसलिए इसको तो आप कर दें इग्नोर। इसका अभी भी 1 मोल ही है, आप देख लें इसके कितने मोल्स हैं। अब मुझे उसने कहा प्रोडक्ट साइड पे कितने कर बनने चाहिए मोल्स, टोटल 7, कितने बनने चाहिए। आप काउंट करें प्रोडक्ट साइड पे, मेरे इस सब्सटेंस के 2 मोल्स आ रहे हैं और इस सब्सटेंस के 3 आ रहे हैं, तो प्रोडक्ट साइड पे टोटल मोल्स कितने आ रहे हैं, 3 है ना। H2O के 3 मोल्स हैं, ये देखो। और दो कर हाँ जी, CO2, अच्छा हाँ ठीक है। अब ये सोचने की जरूरत नहीं है, पहले सोचना था बैलेंसिंग टाइम। ठीक है, नहीं है। अब 2 और 3 क्या हो गया मेरे पास 5। उसने कहा था होने चाहिए आंसर में 7 मोल्स, कितने होने चाहिए, इसलिए ये भी मेरा आंसर। सो मेरा ना ये मेरा आंसर था ना ये मेरा आंसर है, इनको इरेज कर रहा हूँ अब और C3H8 को ट्राई करने लगा हूँ। ठीक है बेटे, वो कर, ठीक है। अब जरा आप करवाइएगा। C3H8 है, क्या ऐड होना है इसके अंदर बेटे, O2। प्रोडक्ट क्या बनेंगे बेटे, कंप्लीट बनने के क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, CO2 प्लस H2O। अब जरा बैलेंस करने में हेल्प कीजिएगा। कार्बन इधर 3, यहाँ 3 लगेगा और इधर टू रहे 4 बेटा, 4 2 8। ठीक है। सिंगल तो देखते हैं ना। हाँ, ऑक्सीजन एंड पे देखना है मुझे, इसको इसका एक मोल रखना है, इसलिए इसके हिसाब से बैलेंस करनी है। अब ऑक्सीजन कितने हो गए मेरे पास, 3 2 6, 6 और 4 10, यहाँ 5 लग जाए। अब मेरा सवाल क्या है, 7 मोल हो गए, ये मेरा आंसर आ गया। आगे चले बेटा, तो द आंसर इज 40, ये मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर A28 की तरफ जाते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट कैन बी ऑब्टेन्ड, यानी एल्यूमिनियम सल्फेट मेरा प्रोडक्ट बनेगा जैसा कि यहाँ पे नजर आ रहा है, एज शोन इन द इक्वेशन। उसने कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन बता दी। हाउ मेनी मोल्स, देखिएगा सवाल क्या है, सवाल क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसके पूछ रहा है मोल्स कितने प्रोड्यूस होने, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर नीडेड टू प्रोड्यूस इतने मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। ये दोनों चीजें अंडरलाइन करनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि ये दोनों मुझे बता रही हैं कि मुझे इसको और इसको कंपेयर करना है। यहाँ तक प्रॉब्लम, इसको और इसको। अब आप देखें जनरल इक्वेशन क्या शो कर रही है, जनरल इक्वेशन शो कर रही है कि मेरे पास H2SO4 को अगर मैं कंपेयर करूं Al2SO4 थराइस के साथ, तो H2SO4 के 3 मोल्स थे, तो बदले में इसके कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे थे, एक। कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ तक को प्रॉब्लम। बैलेंसिंग की आपने कैसे कुछ ये उन्होंने दी हुई है बैलेंस करके को, ये उन्होंने बैलेंस करके दी है। मैंने आपको समझाया क्या, सिखाई क्या है, टीचर वाली बात क्या सिखाई है कि टीचर ने इसमें से किया क्या है। टीचर ने देखा है कि उसने कंपेयर करने को किस किस को कहा है, उसने इसको इसलिए यूज किया क्योंकि इसका उसने कहा है कि इसलिए इसने उसके मोल्स पूछे हैं और उसने कंपैरिजन में कहा है कि इसके साथ मुकाबला करके बताओ। मैंने इन्हीं दोनों को यूज कर लिया। मेरे पास नजर आ रहा है मुझे यहाँ से, ये देखिए मैं आपको अभी हाईलाइट करके बता रहा हूँ, यहाँ से मुझे नजर आ रहा है H2SO4 के 3 मोल्स हैं और एल्यूमिनियम सल्फेट का एक। अब उसने बताया क्या हुआ है, उसने बताया ये हुआ है कि जनाब आपके पास इसके 0.5 मोल्स हैं एल्यूमिनियम के, किसके कितने मोल्स हैं, तो मैं यहाँ 0.5 लिखूंगा और यहाँ क्या लिखूंगा, एक्स, ये मैंने फाइंड करना। 1.5 यहाँ तक प्रॉब्लम, मेरे पास क्या बन रही है यहाँ से सिचुएशन, मेरे पास सिचुएशन बन रही है x = 3 × 0.5, तो x = 1.5 आंसर आ रहा है। सो मेरा आंसर क्या बनेगा, माई आंसर वुड बी, को मसला है तो प्लीज पूछिए। मैं रूल समझ आ गई, Yes, sir. नीचे वाला क्या करूं, आप कर लें। 29 और 30 बच्चे कह रहे हैं जी हम खुद करते हैं सर।
चले मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ, आप लोग करके तो मुझे बता दें क्या आंसर आ रहा है। करके जाओ। इसके भाई ने आना है से मिलने भी आपसे। ये काम टेस्ट दोबारा रीएड कर रहा। तो शर्म नहीं आ रही ना। अगले अगले सिलेबस में भी ऐसे ही कर रहा होगा ना यार। अपना अपना आपने आपने कहा था सर अपना अपना हो गया जी। महरूर आपने किया है 29 मैं ट्राई कर रही हूँ। करके मुझे बताओ जल्दी से कि आपका क्या आंसर आया। सर मैं तो 4 लिया आंसर। खैर महरूर हुआ कि नहीं। मैं कर रही हूँ। उन्होंने कहा फॉस्फोरिक एसिड के कितने मोल्स चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का 1.5 मोल बनाने के लिए। इसका मतलब है मुझे फॉस्फोरिक एसिड को कंपेयर करना है कार्बन डाइऑक्साइड से, बाकियों को देखने की जरूरत नहीं। तो रिलेशन क्या बन रहा है मेरे पास 2:3। तो अभी मेरे पास 2 मैंने लिए हैं इसके और 3 लिए हैं इसके। गिवन किसके हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन डाइऑक्साइड के गिवन है बेटे 1.5, इसके फाइंड करने हैं। तो मुझे पता लग रहा है कि 1 आंसर आ रहा है बेटा। मेरे को पता लगा है। ये जल्दी ठीक हो जो बेटे, आप बहुत गलत टाइम पे बीमार हो। डॉक्टर के गई हो कि नहीं अभी तक। गई थी सर। फिर डॉक्टर ने क्या कहा, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। नहीं, वो कहते मैं मंडे तक आ जाऊंगी। डॉक्टर आपको कह रहे थे मंडे तक आ जाओगे। मतलब कि मेरी दवाइयाँ चल रही हैं तो मंडे तक मैं अकेडमी आ जाऊंगी। अल्लाह सेहत दे आपको। आपकी आवाज़ सुन के तो मेरा दिल कर रहा है आपको को नहीं, आप हफ्ता बेड रेस्ट करो आप तो ठीक हो जाओ। लेकिन अब दिन ही ऐसे आ रहे हैं, मैं क्या करूं। क्वेश्चन नंबर 30, द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन 30 भी कर लिया भैया आप लोगों ने। नहीं मैं करता हूँ जी। इक्वेशन है जी हमारे पास फॉर द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज शोन। उसने बताया आप सवाल ही नजर आ रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये अब नजर आ रहा है। कहता है जी हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हमने इसको अंडरलाइन कर लिया, हमें पता लग गया है कि इसको कंपेयर करना है। विल गिव 25 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कोई प्रॉब्लम। फिर से रेशो बननी है ना। आपको पता है ना उसने उसने कह भी दिया है। उसने कहा यार आप एज्यूम कर लें कि 1 मोल का मतलब होता है 24 DM³ का मतलब होता है 1 मोल। 24 DM³ का क्या मतलब होता है। अब आपके पास इक्वेशन भी दी हुई है, किस किस को आपने लेना है इक्वेशन में से, कार्बन डाइऑक्साइड को और कैल्शियम कार्बोनेट को। जी इन्हीं दोनों को लेना है ना। इनकी रेशो क्या बन रही है हमारे पास 1:1। और कार्बन डाइऑक्साइड का उसने पूछा क्या है हाउ मेनी मोल्स। कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे पास कितने मोल्स हैं 1 1 है ना। सॉरी 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 सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ दोबारा। पहले ऊपर ना मैं ऐसा करता हूँ कंपाउंड लिख के करता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट है मेरे पास बेटे, इसको कंपेयर करना है हमने किसके साथ CO। तो 1:1 इनकी मोल्स की आपस में मोलर रेशियो इनकी 1:1। दिस इज कॉल्ड मोलर रेशियो। इसको कहते हैं हौसला। रुको जरा सबर करो। अब उसने दिया क्या हुआ है 24 cm³ दिया हुआ है बेटा। क्या दिया हुआ है 24
24 cm³ का मतलब है, अब आपको पता है ना 24 dm³ होता है, 1 मोल होता है। और 24 cm³ का क्या मतलब है कि ये 1000 से डिवाइड हो रहा है, ये 1000 से डिवाइड हो रहा है, तो दोनों साइड्स 1000 से डिवाइड होंगी ना फिर। जी दोनों साइड यार, ये वाली साइड को आपने 0.024 रेशियो है ना बेटे, अगर 24 फोर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करें तो यार cm³ है बेटे मेरे पास। सीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है। चलें तो मैं ऐसे कर देता हूँ, चलो ऐसा कर दो, आप जो कह रहे हैं मैं वैसे करने लगा हूँ। 24 cm³ है, तो जब इसको dm³ में कन्वर्ट करेंगे, स्मॉल टू बिग डिवाइड नहीं करना, तो हम करें तो मैं यही कह रहा हूँ 0.024 dm³ बन गया। बन गया तो मोल्स कितने बने हैं ये? मैं ये कर रहा था पहले सॉल्व, ठीक हो गया। चलूँ अब आगे। अब उसने कहा है आपको, उसने कहा है एज्यूम कर लो कि 1 मोल जो होता है वो 24 dm³ होता है। तो मैंने कहा अच्छा एज्यूम कर लेता हूँ कि अगर 24 dm³ 1 मोल बनता है, क्या होता है, तो फिर 0.024 cm³ कितना होगा, 0.001 मोल होगा। ठीक हो गया बेटे। अब चूंकि ये इतना बनता है, उनकी रेशियो आपस में 1:1 की है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस वक्त हमें कितनी दी हुई है, 0.001 मोल्स दी हुई है। तो फिर मेरे पास का कैल्शियम कार्बोनेट भी कितना होना चाहिए, 0.00। मेरू, डिड यू गेट इट? जी सर। आगे चलते हैं जी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, डिकम्पोज हो जाता है हीटिंग पे, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जनाब हमारे पास। फिर कहता है इन एन एक्सपेरिमेंट 5 सैंपल ऑफ, उसने किस किस का सैंपल लिया है, 5 मोल सैंपल ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है, तो इधर से भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे। इसको ऐड किया है विच वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो किसको के साथ कंपेयर करना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, इधर भी कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। यहाँ तक प्रॉब्लम। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, जब इन दोनों को कंपेयर करना है तो इनकी रेशो बन रही है 2:1। ये जनाब इधर साइड पे बना दी 2:1। अब वो कहता है जी 5 मोल मैंने इसके की लिए हैं, 5 मोल बेटे, उसके कितने मोल्स क्रिएट होंगे। अब मैं एक छोटा सा ट्विस्ट इसके अंदर ऐड करने लगा हूँ। हमारे पास रेशो क्या बन रही थी, 2:1। फाइंड, हमने देखो क्या करना है, वॉल्यूम क्या फाइंड करना है, तो इसी 2:1 को दोबारा लिख लेते हैं। किस तरह से, कि कैल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अगर 2 मोल्स हों तो कार्बन डाइऑक्साइड का 24 dm³ वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है। टू रेशियो वन बड़ा इस्तेमाल करके लिखा हुआ बेटे ये वाला सवाल कर रहे हैं हम, दोबारा बोलूं ये बात के समझ आ गई है महरूर? आगे सर। मुझे इक्वेशन बता रही है कि अगर मैं 2 मोल्स लूं हाइड्रोजन नाइट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के, तो 1 मोल प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। 1 मोल का मतलब आपको जहन में बैठ चुका होना चाहिए कि 1 मोल मीन्स 24 dm³, 1 मोल मीन्स 24। यहाँ तक को प्रॉब्लम। तो 24 dm³ प्रोड्यूस, 1 मोल अगर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस हो रहा है, तो फिर इसके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के 2 मोल्स से 24 dm³ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 मोल्स हैं हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के, आप बताएं कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। यहाँ देखो प्रॉब्लम, इधर 5 लिख दिया और यहाँ लिख दिया x, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। दोनों को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं बेटे, तो हमारे पास बनता है 24 टाइम्स 5 इक्वल्स टू 2x। दोनों साइड पे 2 को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास ये 2 से खत्म हो गया, 2 1 जार 2, 12 आ गया, 12 5 जार 60 हमारे पास आंसर आ गया। सो 60 dm³ इज द आंसर। एनी कंफ्यूजन बच्चों? नो कंफ्यूजन। अमोनिया है जी, इसको मैन्युफैक्चर करते हैं जो भी होता है जी। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड, ये बेटा नया टॉपिक आ गया परसेंटेज यील्ड वाला, मैं यहीं पे इसको कर देता हूँ। वैसे तो आप देख सकते हैं मैं आगे इस टॉपिक को भी डिस्कस करने वाला था, लेकिन मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ। परसेंटेज यील्ड वाला क्वेश्चन जो बेटे है ये होना नहीं चाहिए यहाँ पे, इसको 2 क्वेश्चंस के बाद होना चाहिए, लेकिन मैं इसको इधर ही डिस्कस करने वाला हूँ। अमोनिया मैन्युफैक्चर होती है, उसने पूछा व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ व्हेन 60 kg ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 60 kg ऑफ हाइड्रोजन। अब हो क्या रहा है, आप गौर कीजिए किन दोनों को उसने तस्करा किया है।
उसने अमोनिया की बात की है और किसकी बात की है, और दिया दोनों का मैस है। तो इधर से भी अमोनिया को पकड़ लेते हैं और हाइड्रोजन को पकड़ लेते हैं। मुझे पता लग रहा है, अब केजीज में है ना, 3 मोल्स हो अगर उसके, हाइड्रोजन के कितने हो, हाइड्रोजन का 1 मोल 2 ग्राम का होता है। 1 मोल कितने ग्राम का होता है। तो अगर आप गौर करें, मैं यहाँ नीचे स्पेस में काम करने लगा हूँ या इधर स्पेस में कर लेता हूँ। अगर हाइड्रोजन के हों मेरे पास 2 ग्राम्स, तो मेरे पास अमोनिया कितना प्रोड्यूस होता है। अमोनिया का 1 मोल होता है बेटे नाइट्रोजन का 17 होता है, नाइट्रोजन सॉरी अमोनिया का 17 होता है, क्योंकि नाइट्रोजन 14 होता है और हाइड्रोजन 1 होता है। नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 14 होता है और हाइड्रोजन का, तो ये 17 बना ना अमोनिया का, और 2 मोल्स हैं अगर अमोनिया के, तो कितने ग्राम्स हुए, 17 का 2 जार 34 होता है। तो आप देखिए, अगर मेरे पास प्यारे बच्चों 2 ग्राम्स हो मेरे पास, सॉरी 2 कह रहा हूं, 6 ग्राम्स, ये देखिएगा प्लीज, हमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके पास हाइड्रोजन के 1 मोल का होता है 2 ग्राम्स, 3 मोल है, और कह रहा है अगर आपके पास 6 ग्राम्स हो हाइड्रोजन के, इफ यू हैव 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन यू विल प्रोड्यूस 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। यहां तक बात समझ आई है महरूर। सर मुझे नहीं समझ आ रही। दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, आप प्लीज जरा शुरू से देखिएगा मेरी बात को। ये क्वेश्चन पूरा दोबारा से डिस्कस कर रहा हूं। हमें उसने कहा है प्यारे बेटे कि व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड व्हेन 60 kg ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 60 kg ऑफ हाइड्रोजन। इसमें से सिर्फ ये फोकस करना है कि हमें इस वक्त इन दोनों को कंपेयर करना है, अमोनिया और हाइड्रोजन को। यहां तक समझ आ गई। जी। ऊपर इक्वेशन में से अब अमोनिया ले लेते हैं और हाइड्रोजन ले लेते हैं। ये अमोनिया ले लिया या हाइड्रोजन ले लिया, यहां तक भी समझ आ गई। जी। अब आप जरा गौर करें, यहां मुझे कंपेयर मैसेज को करना है। यहां तक भी समझ आ गई। हम्म, तो ऊपर भी फिर बेटे मैसेज ले लेते हैं। ठीक है। ऊपर आप देखें, यहाँ पे मेरे पास 3 मोल्स दिए हुए हैं हाइड्रोजन के। ये कितना मैस बनता है ग्राम्स में अगर देखा जाए तो। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का 2 ग्राम्स होता है, तो 3 मोल्स का क्या होगा। 6। 6 ग्राम्स हाइड्रोजन अगर मेरे पास हो, तो उससे अमोनिया कितना प्रोड्यूस होता है। एक ये 14 है, ये 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हो गया, तो इन दोनों का सम क्या बनता है 17, और मोल्स है मेरे पास 2, तो ये कितना बनता है 34 ग्राम्स। ये बात समझ आ गई। डिड यू अंडरस्टैंड दिस कि अमोनिया 34 ग्राम बनता है। जी सर। अब इक्वेशन हमें ये बता रही है, द इक्वेशन इज टेलिंग अस कि अगर मेरे पास 6 ग्राम हो हाइड्रोजन, तो मैं 34 ग्राम्स अमोनिया प्रोड्यूस करता हूँ उससे। यहां तक कोई प्रॉब्लम। नहीं। 6 ग्राम्स हाइड्रोजन के साथ 34 ग्राम अगर अमोनिया प्रोड्यूस होता है, तो वो टिक टैक टो वाला जो मेथड है, जिसको यूनिटरी मेथड है, वो में क्या कहता है, मेरे पास 60 ग्राम ऑफ 60 kg ऑफ हाइड्रोजन है, लेट्स सी मेरे पास इससे अमोनिया कितना प्रोड्यूस होता है। जी बेटे, ग्राम को पहले किलोग्राम में बदल दीजिए। कोई जरूरत नहीं, वो दोनों ग्राम ग्राम में है ना, तो उसको 60,000 लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास रेशो बन रही थी 6:34। अब मेरे पास हाइड्रोजन है कितना 60 kg है। ठीक है, मैंने देखना है इससे मेरे पास अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। यहां तक को प्रॉब्लम महरूर। नहीं सर। 3 4 30 6x इक्वल्स टू 34 टाइम्स 60, दोनों साइड को 6 पे डिवाइड किया, 6 से कट गया, 6 1 6 10 आ गया। दिस मीन्स मेरे पास प्रोड्यूस होना चाहिए x इज इक्वल टू 340। इसका मतलब है मेरे पास अमोनिया प्रोड्यूस होना चाहिए 340 किलोग्राम। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताइए। सर आप अच्छे से लिखा ही नहीं। मैंने 340 kg लिख लिया ना, 7 किलो का मतलब 1000 ही होता है ना।
ठीक है, तो अपने ग्राम नीचे किलो। मैंने यहाँ पे बेटे मैंने सिर्फ नंबर्स के साथ डिस्कशन कर ली ना, ठीक है, मैंने उसकी तरफ किया है। मेरूर यहाँ तक समझ आ गई कि अगर मेरे पास 60 kg हाइड्रोजन हो तो मेरे पास प्रोड्यूस होना चाहिए 340 किलोग्राम अमोनिया। यस। अब जरा वापस क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है, भाई साहब कहते हैं कि मेरे पास जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो पता है क्या है, वो है 60 kg ऑफ अमोनिया। आपने कहा है प्रोड्यूस होना चाहिए 340 kg, प्रोड्यूस हो रहा है 60 kg। कहता है आप बताएं कितने परसेंट आपकी इक्वेशन के मुताबिक प्रोड्यूस होने के मुताबिक, यानी जितना प्रोड्यूस होना चाहिए था उसका कितने परसेंट प्रोड्यूस हो रहा है। दिस इज व्हाट द वर्ड यील्ड मींस। परसेंटेज यील्ड का मतलब है कि आपकी ये वाली जो फिगर है, जो आप कह रहे हैं कि होनी चाहिए, ये 340, इसका कितना परसेंट एक्चुअली प्रोड्यूस हो रहा है, ये कितना है उसका परसेंट। तो मैं इसको कैसे डील करूंगा, वही टिक टैक टो से डील कर लूंगा। मैं कहूंगा, इधर कर लेता हूँ, मैं कहूंगा जनाब कि मेरे पास 340 kg है, ये 100% है वो कर। 60 ये कितना है, ये 100% है, और मैंने 60 kg का फाइंड करना, वर्सेस 17। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर क्या बनेगा मेरे पास, 34x इक्वल्स टू 60 टाइम्स 100। दोनों साइड्स को 34 पे डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर जो भी आता है कैलकुलेटर से हम चेक कर लेंगे, 17.66% में रूल ये कह रहे हैं आ रहा है, तो दिस विल बी द आंसर। सर आपने जी 340 kg यहाँ तक किया था ना, जी किया था 60 kg का आपने कर दिया, उसके बाद क्या किया? बेटे, उसने परसेंटेज निकाली है ना, वो कह रहा है निकलना चाहिए 340, आपकी इक्वेशन कह रही है 340 kg निकलना चाहिए। अगर आपने हाइड्रोजन लेनी है 60 kg, तो उसके मत देखो ना, जब आप हाइड्रोजन लेते थे 6 ग्राम, 340 का 60% निकाल रहा है। सुन लो दोबारा, अब पूछ लिया तो दोबारा सुन लो। जब आप कह रहे थे कि सर 6 ग्राम हो तो 34 ग्राम ये प्रोड्यूस होता, 6 ग्राम हो तो 34 ग्राम, तो 60 ग्राम ये हो तो 340 ग्राम ये होगा, 60 kg ये हो तो 340 kg ये होगा। अब प्रोड्यूस होना चाहिए इसको 340 kg, कितना होना चाहिए प्रोड्यूस, लेकिन हो कितना रहा है 60 kg। यानी आपको प्रॉफिट कंपनी का निकालना चाहिए 340 लाख, 3 करोड़ 40 लाख। प्रॉफिट निकाला कितना आपने, 60 लाख है, तो आपने कितने परसेंट प्रॉफिट निकाला, ये बात, इसको कहते हैं परसेंटेज यील्ड। आउटपुट आनी चाहिए थी 340 kg, आई 60 kg है, तो कितने परसेंट आउटपुट आई है। सारी बात है ना, जो आनी चाहिए थी उसको मैंने 100% लिख लिया, ठीक है, तो फिर देख लिया उसका कितने परसेंट है। तो मसला, यान किधर जा रहे हो, तो 1 मिनट बाद चले जो, आखिरी सवाल है। आस्ता आस्ता आप लोगों ने ना पता क्या कहना यार, सर जो है ना हमें कुछ खाने देते हैं, ना कुछ पीने देते हैं, ना वॉशरूम जाने देते हैं, शुक्र है साह लेने देते हैं क्लास में। क्या, वो भी कुछ देर में बंद हो जाएगा ना। एसी सही चल रहा, एसी सही चल रहा, आप लोगों को गर्मी लग रही है, नहीं लग गई। मुझे लग रही है, भला क्यों। ये भी सही है। कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर एज शोन, ये उसने रिएक्शन दिखा दिया आप। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड व्हेन, देखें कि इसको कंपेयर करना है, सबसे पहली चीज क्वेश्चन में से क्या देखनी है, किसको किससे कंपेयर करना है। वॉल्यूम निकालना है हाइड्रोजन गैस का, जो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिएक्ट करती है 100 ग्राम ऑफ वाटर से। जब 3 आ जाए ना, फिर एक मुसीबत पड़ जाती होती है, फिर एक, 2 का कंपैरिजन तो हो सकता है, 3 का जब कंपैरिजन करना होता है एक मुसीबत पड़ जाती है। इस मुसीबत से हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। मुसीबत क्या पड़ जाती है, मुसीबत आपको समझाने के लिए मुझे अगले टॉपिक को स्टार्ट करना है, इसकी वजह से ये क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे। अब आप अपने नोट्स निकाल लेंगे साथ। क्वेश्चन का नाम है लिमिटिंग रिएक्शन, लिमिटिंग रिएक्टेंट। जी आप हो और जल्दी आ जाओ। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, फर्ज कीजिए आई हैव, ये एक बहुत मशहूर एग्जांपल है, तकरीबन हर बुक में ये इस्तेमाल होती है। जी स्टोशियोमेट्री ही चल रहा है। फर्ज कीजिए आई हैव, सॉरी,
फर्ज कीजिए कि आई हैव, क्या हो गया भाई, फर्ज कीजिए कि आई हैव 20 slices of bread and I have 12 kebabs. Let me do this again. I have 20 slices of bread, जी, and 10 kebabs. Let us compare. My friend has 12 kebabs. My friend has 20 slices of bread and 8 kebabs. Both of us want to make sandwiches. आपको पता होना चाहिए कि a sandwich is equal to 2 slices of bread plus 1 kebab. This you must know. अगर आपको ये नहीं पता तो आई एम सॉरी, हम ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं कर सकते। चलो मुझे नहीं ला तो आप फिर अब पहले ये सीखेंगे ना, पहले आप बर्गर की दुकान पे जाएं, वहां से सैंडविच बनाना सीख के आए, इसके अंदर एक तभी सैंडविच बनता है ना। सैंडविच बनाने का कोई और तरीका है? नहीं है ना। सैंडविच तो तभी बनेगा, एक से कैसे बन सकता है? एक ना ला इसको फोल्ड सैंडविच नहीं उसको कहते बेटा, उसको फिर रोल कहते हैं, रैप कहते हैं, वो एक और लफ्ज भी होता है ट्विस्टर कहते हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं, उसको सैंडविच नहीं कह सकते। लफ्ज सैंडविच का मतलब ही ये है कि दो के दरमियान में तीसरी कोई चीज है। ठीक है, महरूर वी गुड सो फार। Decent. अब मुझे बताना आपने ये है महरूर, इसमें से कितने सैंडविच बन सकेंगे इस ग्रुप जो मेरे पास है, 12 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड और 20 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड और 12 कबाब से? Um, 6. 6 बनेंगे? कैसे बेटे? टेंस पेज बनेंगे फिर 12 इससे कितने बनेंगे बेटे, सोचो। एक मिनट में रूल को सोचो, महरूर कितने इसमें से, आपको मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस पे फोकस कीजिए। 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड के साथ एक कबाब हो तो एक सैंडविच बनता है। Um, मैं कितने सैंडविच बना सकता हूँ? 10, 10, 10 10। sandwiches. 10 सैंडविचेस मैंने बना लिए जी। आपने अब मुझे ये बताना है क्या मेरे ब्रेड की स्लाइसेस खत्म हो गए हैं कि अभी हैं मेरे पास? खत्म हो गया। और कबाब्स? Kebabs. Uh, 2 kebabs left. इसका मतलब है आई हैड एक्सेस में मेरे पास थे कबाब्स, और मुझे लिमिट किसने की है? ब्रेड में। ये बात समझ आ गई? जी। अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं जी। अब विशाल आपने बताना है। विशाल, इसमें से कितने सैंडविच बनेंगे? 7 सैंडविच बनेंगे विशाल, वो कैसे? हाँ, सोच। हैं? 8 सैंडविच आप कह रही हो बनेगा? अच्छा जी, 8 सैंडविचेस बना दिए। विशाल मेरे पास क्या चीज़ खत्म हुई है? मेरे पास कबाब खत्म हो गए हैं, तो अब मुझे लिमिट किसने लगाई है? कबाब ने। और
मेरे पास क्या ब्रेड के स्लाइसेस खत्म हुए हैं बेटे? वो बच गए हैं। तो फिर एक्सेस किसने लगाई है मेरे ऊपर? ब्रेड के स्लाइस। अब ज़रा प्लीज़ तवज्जो करनी है। रिएक्शंस में जब भी हमारे पास तीन चीज़ें कंपेयर करने के लिए आ जाएं, तो फिर हमें सबसे पहले ढूंढना पड़ता है कि इनमें से एक्सेस में कौन सा है और लिमिटिंग कौन सा है। क्योंकि मेरे पास बेटे एक्सेस में एक कबाब बचे मैरून वाली एग्जांपल में, ब्लू वाली एग्जांपल में, या 10 कबाब बचे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कबाब बच गए। ब्रेड नहीं होगी तो मज़ीद सैंडविच नहीं बन सकता। और इशाल वाली एग्जांपल में मेरे पास एक ब्रेड का स्लाइस बचे या 1000 स्लाइस बचे हैं, इससे कोई फ़र्क। जब कबाब ख़त्म तो सैंडविच भी। कोई कंफ्यूजन? इस चीज को केमिस्ट्री की जुबान में कहते हैं, क्या कहते हैं इसको केमिस्ट्री की जुबान में? लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? इधर इधर तवज्जो। इसको केमिस्ट्री की जुबान में क्या कहते हैं बेटे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या कहते हैं बेटे? लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो किसी भी रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है। सर, सर सलमान, कोई काम इजी है? आप जाना चाहते हैं, शेख चले जाओ। को बच्चा वच्चा तो नहीं है ना? ये केमिस्ट्री और सीएस वाले, इनको मैं देख लूंगा। थैंक यू। मैं भी शाम GP2 का मैसेज कर दें उनको, और इंशाल्लाह भेज। अब सर इनकी तरतीब यही होगी, 1:30 से 3:30 बजे तक सर इनका पेपर डिस्कस हुआ करेगा। वो आप और मैं मिलके डिस्कस कर लिया करेंगे इनसे, यानी जो वो घर से सॉल्व करके आएंगे, ऐसा नहीं कि इधर किया हुआ। 3 से ऑनवर्ड ज़्यादा पौना घंटा इनको रिवीजन के लिए दिया करेंगे। उसके बाद इनका टेस्ट हुआ करेगा। टेस्ट के बाद फिर से पेपर डिस्कशन। जी वो आप जब टेस्ट ले रहे होंगे इसको कराएं। जी बिल्कुल ठीक है सर। जी ठीक है सर। ठीक है, ये ऐसे ही करेगा, आपसे ही कह रहे हैं। ठीक। अच्छी बात है ना, थ्रेशोल्ड गिरेगा। और इसकी ब्रदर को और इसकी मदर को लाजमी बताएं, क्योंकि थोड़ा सा ठीक हुआ था, उन्हें उम्मीद जाग गई थी। उनको बताएं ये वापस बेशर्म हो गया है, कोई काम नहीं कर रहा। जी सर। हाँ ये देख रहे हैं ना, अभी भी हंस रहा है। मैं कह रहा था ना बकर, देख वो देख अभी भी हंस रहा है। कर दें सर फिर, आप रुकें क्यों? करें, 1 मिनट का भी वसा ना करें सर। करें करें, रुके मत, इसकी तरफ देखें ही ना। नहीं नहीं सर, इसकी तरफ ना देखें, मैं आपको बता रहा हूँ। करें कॉल, अभी के अभी कॉल करें इसके भाई को, उसको बताएं इसकी मदर ने कहा था इसका भाई सिर्फ इसको ठीक रखता। तो कॉल करके हमने यही कहना कि पहले काम नहीं कर रहा था, आपका कहा है तो अब कर रहा है, तो आप जरा प्लीज खुद में ना। बहुत अच्छा ऑप्शन मैं भी दे रहा हूँ। सर उनको बताएं जी, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया इसने आज, जब आपका डराया। आप प्लीज मुझे ना, ये मैं इस कवाहत में पढ़ना नहीं चाहता। मैं टीचर हूँ, को कोचवान नहीं हूँ कि इसको गधे की तरह आंकूं। आप इसको खुद ही डरा के रखें, ये पढ़े। ये ना खुद गधा बने ना हमें कोचवान बनाए। ये जानवरों के साथ ऐसे करना पड़ता है कि उन्हें रस्सी पकड़ के खींचना पड़ता है, इंसानों के साथ तो ऐसे नहीं करना पड़ता। तो मैंने भी यही कहा है बेटे, मैंने क्या कहा है? मैं तो कह रहा हूँ सर तारीफ करेंगे, काम कर रहा है। नहीं आप करें तारीफ सर इसकी, इसके भाई को लाजमी ये वॉइस नोट जाना चाहिए। जी बेटे। मैं वापस केमिस्ट्री पे आते हैं। सॉरी यार, ये बीच में थोड़ा सा जू वाली डिस्कशन शुरू हो जाती है, क्या करें हम, जिंदगी का हिस्सा है ये। वाइल्ड लाइफ पार्क अकेडमी का नाम हटा के ना ऊपर क्या लिखते हैं, सर उसामाज वाइल्ड लाइफ पार्क, है ना? शर्म ना करना, पढ़ना मत। अच्छा चलो जी अयान, वापस आए क्या लिखे जी? ऑल टाइम्स, ऑल टाइम्स। यार पेन दो वापस उसको। सर अहमद वापस करें। सिर्फ इसने मेरे से लिया, इसने उसको दिया, उसने उसको दिया। अब वो तूने उसको दिया तो उससे क्यों मांगा? चलो बकर आपके पास पेन है, दे दो ना, पढ़ ले आगे यार। अहमद कोई और पेन शेयर कर लो इससे यार। सिर्फ पढ़ रहे थे, उससे क्या सुन? फिर की चुप, काम। केमिस्ट्री की जुबान में इसको कहते हैं लिमिट। इधर देखो बेटे, केमिस्ट्री की जुबान में इसको कहते हैं लिमिटिंग रिएक्शन। अब आते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। आप देखो उसने कहा कैल्शियम जो है ना, क्वेश्चन नंबर 33, उसने कहा ये जो कैल्शियम है ना, ये रिएक्ट करती है वाटर से। आप देखें ये कैल्शियम का रिएक्शन दिखा रहे हैं वाटर से। प्रोड्यूस क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, दो चीजें प्रोड्यूस होती हैं। अब जब हमें कंपैरिजन की बात, सवाल उसने किसके बारे में पूछ लिया हमसे? सवाल उसने पूछ लिया हाइड्रोजन गैस के बारे में। किसके बारे में पूछा? इसका मतलब है सवाल इसके बारे में पूछ लिया।
कि ये कितनी प्रोड्यूस होगी, पूछा भी गया है कि इसका कितना वॉल्यूम। फिर आगे से कहता क्या है, कहता मेरे पास 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम है, ये कैल्शियम का बता दिया, और 100 ग्राम ऑफ वाटर है, ये वाटर का बता दिया। अब बेटे ये ब्रेड और कबाब्स की तरह है, ब्रेड के स्लाइसिस और कबाब्स की तरह है। तो यहाँ है, यहाँ इनमें से एक चीज पहले खत्म हो जाएगी ना, कि नहीं? तो हमें पहले वो आइडेंटिफाई करना है ना कि पहले क्या खत्म हो गया। वो आइडेंटिफाई कैसे करें? वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें देखना है कि दोनों की एग्जांपल लेनी पड़ेगी। हमें पता है, वी कैन सी फ्रॉम दी अबव एग्जांपल, इसको हम देख के ये कह सकते हैं कि कैल्शियम और हाइड्रोजन की आपस में रेशो है 1:2। याद रखें, ये मोल्स की रेशो है, ये मैस की रेशो, ये मोल्स की रेशो है। किसकी रेशो है? ऐसा ना हो आप समझें कि ये मैस की रेशो है तो 40 ग्राम कैल्शियम हो तो 80 ग्राम पानी चाहिए, ऐसा नहीं। ये मोल्स की रेशो है, इसको रेशो को क्या कहते हैं? मोलर रेशो क्या कहते हैं? हमें यहाँ पर मैसेज दिए हुए हैं, ये मैसेज है ना दोनों बेटे। तो लेट्स टॉक अबाउट देयर मैसेज। कैल्शियम का 40 ग्राम्स अगर हो, एक मोल में 40 ग्राम्स होते हैं ना, तो वाटर का कितना चाहिए? 36 ग्राम्स। क्योंकि वाटर का एक मोल होता है 18 ग्राम का, एक मोल कितने का होता है? तो मुझे यहाँ रेशो लिखनी है 40 ग्राम्स रेशो 80, रेशो 36 ग्राम्स बेटे। हाँ, अभी तो रिएक्टेंट चेक कर रहे हैं ना, लिमिटिंग रिएक्शन चेक कर रहे हैं। जब आप बाहर गए थे तो मैं यही समझा रहा था, अगर ब्रेड स्लाइसेस और कबाब्स हो हमारे पास, एक ब्रेड, एक कबाब और दो ब्रेड स्लाइसेस से एक सैंडविच बनता है ना। तो अगर मेरे पास 20 स्लाइसेस हैं ब्रेड के और 8 कबाब हैं, तो कितने सैंडविच बन सकते हैं? ये बेटे अभी यहाँ पे भी एग्जांपल डिस्कस की, तो 8 सैंडविच बनेंगे, क्योंकि कबाब खत्म हो गए। ब्रेड के स्लाइसेस अभी पड़े हुए हैं लेकिन कबाब खत्म हो गए, रिएक्शन मजीद। इसी तरह मेरे पास अगर 12 कबाब और 20 स्लाइस हों तो स्लाइस पहले खत्म हो जाएंगे। जो चीज पहले खत्म हो जाती है वो रिएक्शन को रोक देती है, लिमिट कर देती है। क्या कर देती है? क्या कर देती है? अब मेरे पास 40, उसने मुझे एग्जांपल ये दी है, उसने मुझे कहा है कि 40 ग्राम जो है कैल्शियम हो तो फिर 36 ग्राम पानी लगता है। क्योंकि दो, एक मोल कैल्शियम का 2 मोल वाटर के ले रहा है, एक मोल कैल्शियम का 2 मोल ले रहा है वाटर के। एक मोल कैल्शियम का वजन क्या होता है? 40 ग्राम। ये हमें रिलेटिव एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल से पता है। 2 मोल वाटर के होते हैं 36 ग्राम के, कैसे पता है? ऑक्सीजन 16 ग्राम की है, हाइड्रोजन 1 ग्राम की है, 16 और 2 18 ग्राम बनते हैं, 2 मोल्स हैं तो 36 ग्राम बनेंगे। तो मैंने इसलिए यहाँ रेशो लिख ली। महरूर, आर वी क्लियर सो फार? यस सर। अब मुझे ये जानना है कि मेरे पास अब इस रेशो को चेक करना है, पहले 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम के साथ, फिर 100 ग्राम ऑफ वाटर के साथ। पहले 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम के साथ ट्राई कर लेता हूँ। अगर मेरे पास 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम हो, 40 ग्राम ऑफ, तो मेरे पास वाटर कितने ग्राम होना चाहिए? वाटर कितने ग्राम होना चाहिए बेटे? 36 ग्राम, शाबाश। वाटर कितना होना चाहिए बेटा? तवज्जो है कि नहीं? अगर 40 ग्राम कैल्शियम हो तो वाटर कितना होना चाहिए? वाटर मेरे पास 100 ग्राम है, तो मुझे यहीं से पता लग गया कि वाटर जो है वो एक्सेस में है और कैल्शियम मेरे पास। कोई कंफ्यूजन? अगर मैं पहले वाटर चेक कर लेता तो भी मैं यही रेशो दोबारा बनाता। मैं कहता यार मुझे ऊपर से इस इक्वेशन से पता लग रहा है कि 40 ग्राम कार्ब कैल्शियम रिएक्ट करता है 36 ग्राम ऑफ वाटर के साथ। तो वाटर मेरे पास है 100 ग्राम्स, कैल्शियम कितना चाहिए उसके लिए? तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता, मुझे पता लगता है कैल्शियम उसके लिए ज्यादा चाहिए। कैल्शियम उसके लिए, ये आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, 36x इज इक्वल्स टू 40 टाइम्स 100। दोनों साइड पे 36 से डिवाइड किया, और आप ज़रा कैलकुलेटर करके देख लें, आपको पता लग जाएगा। प्लीज़ कैलकुलेटर कीजिएगा, यह आंसर आप देख सकेंगे कि 40 से कहीं ज़्यादा आ रहा होगा। चेक करो जल्दी से कैलकुलेटर से। आ गया वो कर? जी, मैं 2 मिनट की अभी ब्रेक देता हूँ। नहीं, आप जब सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो फायदा क्या होगा मुझे? मुझे तो कोई फायदा इससे नहीं होगा, आपको भी कोई फायदा नहीं। कैलकुलेटर ही नहीं है किसी के पास? है तो निकालो ना यार। सोए हुए हैं। कैलकुलेटर आप लोग रोजाना लेके क्यों नहीं आते साथ? आपको नहीं पता आपके पेपर में कैलकुलेटर यूज होता है? करो जल्दी से।
4000 को 36 पे डिवाइड करो। ट्रिपल 1.1111%। x इज इक्वल टू आ रहा है 111.111। आप देख सकते हैं कि 111 ग्राम उसके लिए मुझे कैल्शियम चाहिए। कितनी चाहिए? मेरे पास कैल्शियम सिर्फ 40 ग्राम है। तो आप वाटर को चेक करते तब भी आपको पता लग जाता है कैल्शियम लिमिटेड है, और अगर आपने कैल्शियम को डायरेक्ट चेक किया तब भी आपको पता लग गया कि वाटर एक्सेस में है। वाटर किस में है? मेरूर, यहां तक बात पता लग गई बेटे? जी। जब आप लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई कर चुके होते हैं, लेट मी नाउ इरेज एवरीथिंग, और आपको पता लग जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब बकर जरा तवज्जो चाहिए आपकी। हमने कहा था इन क्वेश्चंस के अंदर हमेशा आपने देखना है किस किस को कंपेयर करना है। उसने कहा था व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, यानी कि ये जब 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिएक्ट करता है 100 ग्राम ऑफ वाटर से, यानी कि कैल्शियम और वाटर। अब हमें कंपेयर करना है, या तो हाइड्रोजन चूंकि फाइंड करनी है तो हमें हाइड्रोजन को तो कंपेयर करना ही करना है। अब कंपेयर करना है या तो हाइड्रोजन को कैल्शियम के साथ, या फिर हाइड्रोजन को कंपेयर करना है हमने वाटर के साथ। ये बात समझ आ गई मेरूर? जी। क्योंकि प्रोडक्ट साइड को रिएक्टेंट साइड से कंपेयर करने की बात हो रही है। करें किसके साथ बेटे? हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ कंपेयर करते हैं, एक्सेस वाले के साथ कंपेयर नहीं करते। सो हमें वाटर के साथ कंपेयर नहीं करना, किसके साथ कंपेयर करना है? कैल्शियम के साथ। अब होकर यहाँ तक बात समझ आ गई? तो कंपैरिजन जब मैं ड्रॉ करता हूँ बेटे तो मुझे पता लगता है, अगर 1 मोल हो, वाटर को अब इग्नोर कर देते हैं, अगर कैल्शियम का हो 1 मोल, तो हाइड्रोजन का भी कितना प्रोड्यूस होता है? तो इसका मतलब है जब कैल्शियम होती है 40 ग्राम्स, यानी कि 1 मोल, तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस होता है? एक मोल ऑफ कैल्शियम से 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम से अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है प्यारे बच्चों, तो फिर इसका मतलब है 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम से, क्योंकि इसका मैस है तो इसका मैस होता है 40 ग्राम्स 1 मोल में। 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम से 24 dm³ ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जी। 4 DM क्यूब। आप सुन रहे 1 मोल गैस का क्या वॉल्यूम होता? तो हो? कितना? दो। 1 मोल हाइड्रोजन गैस का। मेरूर, ये बात समझ आई बेटे? यस एक- सर। तो हमें हमारे पास गिवन ही 40 ग्राम है बाई चांस, तो आंसर हमारा ऑटोमेटिकली क्या बन गया? यही हमारा आंसर बन गया। क्या आंसर बन गया? 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम विल गिव आउट 24 dm³ ऑफ हाइड्रोजन गैस। वी क्लियर बेटे? जी बेटे। 6.02 to 10 raised to power 3। हम्म। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस क्वेश्चन से तो कोई ताल्लुक नहीं क्यूब से भी कोई ताल्लुक नहीं है ना बेटे। कल लिखवाया तो था आपको है। कि 24 dm³ में 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू 23 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, मेरूर, यहाँ तक क्लियर है बेटे? यस सर। आए जी, अब आगे चलते हैं। 2 मिनट की ब्रेक करूं या जाने दूं आगे? मतलब 5 से पहले खत्म हो जाएगा। नहीं, वो फिर भी खत्म हो जाएगा। मैं काम, डोंट वरी, बी हैप्पी वाला सिलसिला मैं चाहता हूँ। समझ आ रही हो बेटे? आप प्लीज इस चक्कर में मत हो कि बस जान छूटे सर से और हम जाएंगे। समझ रहे हो क्या हो रहा है? कल हमने शुरू की थी स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टोशियोमेट्री शुरू की थी ना बेटे कल। आज हम बात करने लगे हैं स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की। हम्म। अच्छा ता- Any confusion so far?
स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस का क्या मतलब है? इक्वेशंस की मोल्स को प्रिडिक्ट करना कैसे ये होते हैं। हमें कहा क्या जाता है, हमें बता दिया जाता है कि एक ए है एलिमेंट या कंपाउंड, उसके इतने मोल्स हैं, वो बी एलिमेंट या कंपाउंड के इतने मोल्स से रिएक्ट करता है, तो फिर क्या होता है, सी कंपाउंड या एलिमेंट के इतने मोल्स प्रोड्यूस होते हैं और डी केमिकल या कंपाउंड के इतने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। हमें हमेशा क्या किया जाता है, किसी एक की वैल्यू देकर किसी दूसरे की वैल्यू फाइंड करने के लिए रूल क्या याद रखना है आपने, यह आपका गोल्डन रूल है, स्टार लगा दिया इसलिए मैंने। रूल आपने ये याद रखना है बेटे, द बैलेंस्ड इक्वेशन shows molar ratio which is always same। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक मोलर रेशियो शो करती है जो हमेशा क्या होती है। एग्जाम्पल इसकी क्या है, मैं इसी बात को, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, हमें पता है कि H2 गैस को अगर O2 गैस से मिला दिया जाए तो H2O गैस बनती है। ये एक अजान सुन लें जरा, 1 मिनट के लिए पॉज करते हैं, अजान के बाद बोलता हूँ। जी बेटे, फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि H2O2H2O इस तरह से एक इक्वेशन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे वाटर बनाएंगे। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है बेटे? अगर आप गौर करें आपको पता लगेगा इस इक्वेशन में यहाँ 2 हाइड्रोजन शोन है, यहाँ भी 2 ही शोन है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन जो है वो 2 शोन है, यहाँ ऑक्सीजन 1 शोन है। इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस्ड। अब जब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाया जाता है तो फिर यहाँ भी 2 लगाना पड़ता। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब ये इक्वेशन, अब इस इक्वेशन में जरा इसकी हम लिख लेते हैं मोलर रेशो। मोलर रेशो का क्या मतलब है? जाहिर बात है इसका क्या मतलब होगा, रेशो ऑफ मोल्स। क्या मतलब होगा इसका? इस सिचुएशन में क्या किस किस की रेशो बनानी है, हमारे पास 3 सब्सटेंसेस सामने है, एक हाइड्रोजन है यानी कि हाइड्रोजन गैस, एक ऑक्सीजन है यानी कि ऑक्सीजन गैस, और एक स्टीम है यानी कि वाटर गैस। इनकी आपस में जो रेशो भी हमारे सामने नजर आ रही है वो ये है कि 2 हाइड्रोजन के मोल्स हों या मॉलिक्यूल्स हों तो वो एक ऑक्सीजन के मोल या मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है जिससे 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये रेशियो हमेशा फिक्स रहेगी। दिस इज आ गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ध्यान तो कोई प्रॉब्लम? अगली बात करने से पहले इसको बुलाएंगे तो फिर वरना फिर 0 से स्टार्ट होना पड़ेगा। महरूर ये बात समझ आ गई आपको बेटे? जी सर। अब जो पीछे इतनी सारी बातें मैंने की हैं कल और आज, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जिसमें से फील हुई होंगी या जहन पे जोर देना पड़ा होगा, अब उन सबको समझें। वो सारी बातों को अब सिंपलीफाई करने का वक्त आ गया है।
यानी आप यूं समझें कि मैंने एक बहुत सारा आपके सामने बड़ा जिगसा पजल खोला था, अब मैं उसके आखिरी पीसेस जोड़ने लगा हूं, जिसके बाद आपके सामने होल पिक्चर आ जाएगी। और आप देखेंगे कि मोल्स वाला टॉपिक इतना आसान लगेगा इंशाल्लाह कि दिस विल बी अ कंफर्म 100% मार्क्स वाला क्वेश्चन आपको नजर आएगा ये थ्योरी के पेपर में, और 100% मार्क्स वाला ये आंसर नजर आएगा आपको एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज में इसमें से एक या दो एमसीक्यूज आएंगे, और थ्योरी के अंदर इसमें एक प्रॉपर 7-8 नंबर का सवाल आता होता है। ठीक है जी। किधर गए थे भाई? क्यों? जी जी, इतना ही जी, इसीलिए थोड़ा सा मैं जो तेजी दिखा रहा था पीछे, जिसकी वजह से आप घबरा रहे हैं, और वो इसीलिए दिखा रहा था कि आपको मेंटल मैथ्स थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा इसके लिए। अब वो किधर है? वो कहाँ है? भाई आया कहता है कि सर बुला रहे हैं, मैं जाऊँ, मैं आ गया हूँ चलो। बुलाओ। मैं बस चल, फिर मैं कहीं चला जाऊँ। फिर मैं क्लास बंद कर दूंगा यहीं से और कहूंगा खुद ही पढ़ लो। ये कब था? तो जाओ फिर घर चले जाओ, फिर मुझे बताओ ना सिर्फ इनको ही पढ़ाना। क्या 6:30? मुझे कौन से नफलों का स्वभाव है फिर गर्मी में बैठ के इस टाइम पढ़ाने का? तो वो दरवाजा बंद करो। असल में ये प्रोजेक्टर की अपनी भी हीट होती है ना, दरवाजा बंद करो वाला फिर। वो भी चलाओ जरा थोड़ी देर, फिर शायद चल पड़े। जी। गोल्डन रूल सोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस का ये है कि मोलर रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। बकर साहब, ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसकी जब हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो ये हमेशा के लिए समझ लीजिए कि 2 मोल्स मॉलिक्यूल्स चाहिए हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए, जिससे 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होंगे। ये हर जगह के लिए हमेशा के लिए यही रेशो। चाहिए एक मॉल ऑक्सीजन चाहिए H2O करके। जी, तो उससे प्रोड्यूस भी 2 मोल होंगे H2O के, क्योंकि बैलेंस नहीं हो रही इक्वेशन। इक्वेशन बैलेंस करने का ये रूल मैंने बताया ना, ये सोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की बेस है, बुनियाद है। अगर कोई ऐसी चीज हो, अगर ऐसा ना हो, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। 2 मोल से ज्यादा तो वाटर प्रोड्यूस इससे कम हो सकता है। इससे कम कैसे होता है एक्चुअली? जब ये है थ्योरी, जब एक्चुअल लैब में करते हैं इससे कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि 2 मोल्स हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन से हमेशा रिएक्ट क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल्स बीच में से इधर उधर निकल जाता है। तो फिर हम इसीलिए कहते हैं यार एक्चुअल यील्ड और परसेंटेज यील्ड इसीलिए निकालते हैं यार, एक्चुअली निकलने इतने चाहिए थे, निकल इतने रहे। ये ऐसी है जैसे मैंने गाड़ी का, मुझे पता है माइलेज ये है कि 1 लीटर में 18 किलोमीटर चलनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली जब पेट्रोल डाल के गाड़ी चलाते हैं तो 1 लीटर में 18 किलोमीटर, वो 10 किलोमीटर चलती है, पेट्रोल खत्म हो गया। अब बाकी 8 लीटर कहाँ गया है? वो उड़ गया है, या वो किसी और चीज में इस्तेमाल हो गया, वो फ्रिक्शन को ओवरकम में इस्तेमाल हो गया कहीं। एफिशिएंसी यानी कि उसकी 100% नहीं थी। तो कितने परसेंट एफिशिएंसी है वो हम अलग से कैलकुलेट करते हो। समझ आई वो कर? अब आपको मैं छोटे से 2-3 स्टेप्स दिखाता हूँ। पहले जमानों में ये स्टेप्स याद करने पड़ते थे, अब ये याद नहीं करने पड़ते। अब पेपर में आता ही स्टेप वाइज है, वो खुद ही स्टेप बता देते हैं पेपर वाले। हमेशा आपने याद रखना है जब भी स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन आनी है, उसका स्टेप 1 क्या है? फॉर्म अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आपको उसने दिया ही अगर वर्ड की फॉर्म में है, अब उसने कहा उसने कहा मिसाल के तौर पे, उसने कहा सोडियम क्लोराइड है, वो पोटेशियम ऑक्साइड के साथ उसको हमने मिक्स किया, कोई रिएक्शन होगा कि नहीं? होगा तो नहीं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, तो पोटेशियम ऑक्साइड आपको आइडेंटिफाई करना है कि पोटेशियम 1 होती है, ऑक्सीजन 2 होता है, तो K2O बनेगा। अब आपको वो जो क्रॉस बेस सिखाया था, कंपाउंड बनाना सिखाया था, वो यहाँ काम आएगा। फिर बैलेंस करने का जो तरीका सिखाया था वो यहाँ काम आएगा। फिर और मजे की बात, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये स्टेप वो सॉल्व करके देंगे, वो आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन खुद देंगे। वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको खुद देंगे। स्टेप 2 आपके लिए क्या है? आइडेंटिफाई करनी है आपने मोलर रेशो। क्या करना है बेटे आपने? आपने देखना है कि जिन जिन को मुझे किस कौन सी मुझे रेशो, आपने ना सिर्फ मोलर रेशो आइडेंटिफाई करने का वो सिर्फ ये मतलब नहीं है कि ये काम करें। आपने ये भी देखना है कि इस टाइम क्वेश्चन मुझसे क्या डिमांड कर रहा है, कि मैं हाइड्रोजन को कंपेयर करूं वाटर के साथ, या ऑक्सीजन को कंपेयर करूं वाटर के साथ, या मैं हाइड्रोजन को कंपेयर करूं ऑक्सीजन के साथ। आपने ये आइडेंटिफाई करना है।
वो कैसे करना है मैंने पीछे आपको 25 क्वेश्चन करा दिए इस बात के कि आप हमेशा क्वेश्चन पढ़ के देखें। इक्वेशन के अंदर 4 या 5 सब्सटेंसेस का नाम लिखा हुआ है। पिछले क्वेश्चंस की शक्ल आपको दिखाता हूँ, जितने भी हम क्वेश्चंस करें देखें। इक्वेशन के अंदर यहाँ पे देखें 5 सब्सटेंसेस का नाम लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर 5 सब्सटेंसेस का नाम लिखा हुआ है इक्वेशन के अंदर। ठीक है वो कर, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ के आइडेंटिफाई करते हैं कि मुझे कंपेयर किस किस को करना है। फिर उनकी मोलर रेशियो आप सिर्फ निकालते हैं। ये आपका स्टेप 2 है। यहां तक को प्रॉब्लम। स्टेप 3 क्या है बेटे? स्टेप 3 ये बेशक याद कर लीजिए। स्टेप 3 क्या है? अब आपको क्या हमेशा मोल्स कंपेयर करने हैं? आपको हमेशा मोल्स कंपेयर। कभी कभी क्या होता है, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप। कभी कभी क्या होता है, आपको वो मैथ्स निकालने के लिए कह देता है। 1 मिनट बाद लिख लीजिएगा, मैं जूम आउट करता हूँ। कभी कभी वो आपको क्या कह देता है, मैथ्स निकालने के लिए कह देता है। कभी आपको वॉल्यूम निकालने के लिए कह देता है। कभी वॉल्यूम दे देता है, मोल निकालने के लिए कह देता है। तो इसका मतलब है आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि आपको कंपेयर किस किस को करना है। ठीक है बेटे, आपको मोल्स को कंपेयर करना है, आपको मैथ्स को कंपेयर करना है। इसके भी हमने, आप अगर वापस चले हम पिछले क्वेश्चंस में, मैंने अभी आपको इसकी भी बहुत सारी प्रैक्टिस कराई है। देखें इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना था, वॉल्यूम को कंपेयर करना था मोल्स के साथ। उसके पीछे एक क्वेश्चन था, उसमें हमें मैथ्स को ये देखें, कहीं हमें मोल्स को कंपेयर करना है, कहीं बैलेंस करना है, कहीं मैथ्स को। यानी ये सारी चीज़ें जो कर रहे थे हम, ये हमें अब वो खुद करनी है। स्टेप 3 हमारे पास है, आइडेंटिफाई करें रिलेशनशिप को। एंड फाइनली हमारे पास स्टेप 4 क्या है? टिक टैक टो, वो लगा दूँ। महरूर, आपको चारों स्टेप समझ आ गए बेटे? जी सर। जी, आप पूछेंगे सवाल। लिमिटेड नेटवर्क। लिमिटिंग रिएक्टेंट मैंने अभी जो एग्जांपल दी थी, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड और उसके वाली, तो तब कहाँ थे? बाहर चले गए थे। यहाँ पर सुना था। आप कह रहे हो वहां से नोट्स, यहाँ से नोट्स आपको दिखाने शुरू करूँ? जी। ये यहाँ से? ये लिमिट, हाँ रजिस्ट्रेशन। ये मैं भेज दूंगा ना, चलो कर लो, अभी कर लो चलो। ये तो आप पढ़ाना है। हाँ जी, अब आ जाते हैं बेटे, ये आपको मैं उसकी एग्जांपल दिखा दूँ। ये भी कर ही लें एक चीज और। मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट पढ़ाया था आपको, मैं उसके साथ एक छोटी सी चीज का और इजाफा कर देता हूँ, उसके बाद आगे चले जाते हैं। फाइनल गुड बाय। डेफिनेशन से लिखा दूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में। पहले मैं लफ्ज थ्योरेटिकल यील्ड लिखाता हूँ आपको। थियोरेटिकल यील्ड क्या चीज होती है? कुछ डेफिनेशंस हैं, ये कभी काम आ जाती हैं। लफ्ज यील्ड का क्या मतलब है बेटे? यील्ड का मतलब होता है बेटे आउटपुट। थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है? द आउटपुट कैलकुलेटेड यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से निकालते हैं सफ़े पे रख के, देखिए ना, जैसे हम घर में खाना बनाना हो तो हम क्या करते हैं, हम अंदाजा करते हैं, अच्छा इतने लोग आ रहे हैं, इतने कप चावल बना लेते हैं। तो ये एक एस्टिमेट होता है ना, समझे, ये ऑन पेपर हो रहा है। अब आप जो खाना बनाने लगते हैं, भी उतना उतने लोगों को पूरा आता है या नहीं पूरा आता, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आप अंदाजा करते हैं कि मैं यार अगर 4 किलो चावल लेता हूँ, सूखे हुए चावल पकाता हूँ, तो ये 8 किलो पकने के बाद इनका वजन 8 किलो हो जाएगा। अब क्या 8 किलो हो जाता है या नहीं होता, वो एक अलग चीज है। इसी तरह हम ऑन पेपर जो कैलकुलेशन करते हैं उसको थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं, और एक्चुअल यील्ड क्या होती है? द आउटपुट कैलकुलेटेड की बजाय बल्कि लफ्ज क्या यूज करना चाहिए,
मेयर्ड, ये बात अच्छी नहीं है। मेयर्ड फिजिकली आफ्टर experimentation is called actual yield. सुनने में ऊपर वर्कशीट में पढ़ा एक्चुअली जी बेटे, वो एक्चुअल yield थी। और आखिरी डेफिनेशन जो आपको आती है नीचे को क्या है? परसेंटेज यील्ड। यही टॉपिक मैं फिजिक्स में पढ़ा चुका हूँ, खुद मैंने पढ़ाया था परसेंटेज एफिशिएंसी। परसेंटेज यील्ड क्या है? वही एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल यील्ड ओवर theoretical yield multiply by 100, that is your percentage। महरूर समझ आ गई इन बातों की बेटे? यस सर। अब आ जाते हैं हम अपनी वर्कशीट की तरफ। द मेन कंपाउंड इन एमोबोस्ट, कोई चीज एमोबोस्ट हमें जरूरी नहीं समझ आए क्या है। 35% उसमें नाइट्रोजन होती है, 5% उसमें हाइड्रोजन होती है, और ये बाय मैस कह रहे हैं, बाकी उसमें ऑक्सीजन होती है। बाकी बची कितनी बेटे? 35 और 5 कितना होता है बेटे? 40। बाकी कितना बचा? 60%। ये ऐसे पेपर में ऐसे सॉल्व करते हैं, साथ साथ आप देख रहे हैं मेरा दिमाग किधर चल रहा है। आपका भी इधर चलना चाहिए ऐसे। कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड। वो भी तो किया हमने 60%। एक नंबर का मुझे कैलकुलेशन लिखने की जरूरत, अभी जाता हूँ। यहाँ तक समझ आई बात? जी, डिटरमिन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। एम्पिरिकल फार्मूला ही बताने लगा, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ। अब हमें पता है कि 35% नाइट्रोजन है, 5% हाइड्रोजन है, 60% ऑक्सीजन है। फर्ज कर लेते हैं कि वो सब्सटेंस टोटल था 100 ग्राम्स का। कितना था वो सब्सटेंस? अब अगर वो 100 ग्राम्स का था, तो हम क्या करते हैं, 35 ग्राम उसमें से क्या थी? नाइट्रोजन थी। ठीक है बेटे? फिर उसके बाद देखिएगा, 35 ग्राम अगर उसमें से नाइट्रोजन है, तो 5 ग्राम हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन कितने ग्राम है? 60% उसमें से क्या है? ऑक्सीजन है। यहाँ तक प्रॉब्लम? अब 60% है अगर, तो 60 ग्राम उसको लिख सकता हूँ मैं। ये मेरा 100 ग्राम्स पूरा हो गया। मेरूर यहाँ तक समझ आ गई? यस। 60% ऑक्सीजन था, 60 ग्राम उसको कह लिया, 5 ग्राम हाइड्रोजन को कह लिया, 35 ग्राम नाइट्रोजन को कह लिया। यहाँ तक प्रॉब्लम? मैसेज की कभी भी रेशो नहीं बनाते। रेशो किसकी बनाते हैं? मोल्स की। किसकी बनाते हैं? यहाँ तक को प्रॉब्लम बेटा? अब जरा देखिएगा, 35 ग्राम वो है, 5 ग्राम वो है, और 60 ग्राम वो है। अगर मैं इनके मैसेज के साथ इनके मोल्स निकालने शुरू करूं तो? परसेंटेज जी, तो मैंने 100 ग्राम का सैंपल एज्यूम किया हुआ है ना, ये भी तो देखें। ठीक है, वी गुड सो फार। मैं अगर नोट करूं, मेरे पास इसमें से नाइट्रोजन को सबके लिए क्या करूंगा? 35/17। एक नाइट्रोजन, सॉरी 14। ये नाइट्रोजन आ गया। ये रेशो बनाते कैसे, मैं आपके सामने बना कर दिखाता हूँ। नाइट्रोजन रेशो, यार ऐसा ना करूं कि मैं यहाँ ऊपर ये वाला ब्लैंक स्पेस में करके दिखा दूं आपको। हाँ, यहाँ वहीं कर दूं। चलें फिर थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि मुझे स्पेस ज्यादा फील हो थोड़ी सी। मेरे पास जनाब नाइट्रोजन है, रेशो हाइड्रोजन है, रेशो ऑक्सीजन। नाइट्रोजन उसने कहा था मेरे पास 35 ग्राम है, हाइड्रोजन उसने कहा था 5 ग्राम है, तो उसने कहा था बेटे यही कर। जी ऐसे ही है। तो यही बात हुई ना, रिमेनिंग इज ऑक्सीजन उसने कहा था। ये बेटे याद रखिएगा, दिस कैन बी पॉसिबल इन मैथ्स नॉट इन केमिस्ट्री। आप मैथ्स की रेशो, मोल्स की रेशो निकालते हैं। किसकी रेशो निकालते हैं? अब इसको मोल में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? सबको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें। ये 14 आ गया, 1 आ गया, ये 16 आ गया। यहाँ तक प्रॉब्लम?
अब जरा देखें अगर हम कि इनको अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो क्या बनता। फिर 35/14 कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्या आंसर आता है? 2.5। एग्जैक्टली 2.5 आंसर आता है। इसका आंसर 5 आएगा, इसका आंसर, 3.7 इसका आंसर आ रहा है 3.75। यहां तक को प्रॉब्लम। अब ये मोल्स की रेशो बन गई। मेरूर यहां तक समझ आ गई बेटे? यस। अब क्या करें? ये स्टेप याद रखना है बेटे। इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा? अब सबको 2.5 पे डिवाइड करना है। अब सबको किस पे डिवाइड करना है? 2.5, 2.5, 2.5। यस। अब जरा देखें, ये जो है ये 1 बन जाएगा। वक्कर आपका ध्यान है मेरी तरफ? ये पता लग रहा है आपको ये 1 बनेगा? ये क्या बनेगा? 2 बनेगा। और ये क्या बनेगा? ये 1.5 बनेगा। ये 1.5 बनेगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? वी गुड सो फार? यहाँ तो कोई मसला? अब इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा सकती है। अब इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश कैसे भला? अगर मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं सबको, बकर समझ आ रही? अगर मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये 2 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, और ये, एंड दिस इज आवर सिंपलेस्ट रेशियो। यहां तक मैं रूल को प्रॉब्लम? नो सर। अब ये उनके साथ वैल्यू लगा देंगे हम। क्या था हमारे पास? किसकी बनानी थी? N2H4O L, ये हमारे कम आंसर आ गया। दिस इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया था आपने? ताकि ये 1.5 जो है ये 3 बन जाए। ठीक है, हम्म, समझ आ गई बेटे? जी आ गई। वी गुड? क्वेश्चन नंबर 2। When sodium is burned in air, one of the product is pale yellow solid X. A sample of X is found to contain 1.5 gram of sodium, 0.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। शो बाय कैलकुलेशन के उसका फॉर्मूले का ये बनता। आपने फिर से वही काम करके दिखाना। आपने सोडियम Na रेशो O लिखना है, मैस उसका 1.15 ग्राम लिखा हुआ है, और 0.80 लिखा हुआ है। आप इसको 23 पे डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 16। करें, ये आएगा 5, 0.0 समथिंग 5, 0.5, और ये भी 0.05 आए। तो दोनों की रेशो क्या बन गई? 1 रेशो। तो जब 1:1 बन जाए बेटे, तो इसका क्या मतलब? फॉर्मूला क्या बन गया? Na। और यही उसने हमें कहा था शो करें। ये देखिए, ये हमने शो कर। कोई मसला अगर नहीं है तो प्लीज बताइए, मैं अगले पार्ट की तरफ चलता हूँ। नहीं बेटे, आप थक गए हो, आप घर चले जाओ, मैंने आगे पढ़ाना। द रिलेटिव फॉर्मूला ऑफ मास ऑफ एक्स इज 78। एक्स कोई सब्सटेंस, इसका रिलेटिव फॉर्मूला मास 78 है। कहता है इसका एक्चुअल फॉर्मूला निकालिए। क्या करिए? अब अगर मेरे पास बेटे होता इंपेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनता है ये देखने लगे हम। NaO अगर एक्चुअल फार्मूला होता तो इसका मास क्या बनता? 23 + 16 विच इज इक्वल टू, 39 जी बेटे, 39 आंसर आता। कितना आंसर आता? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, को मसला? अब 39 को बेटे किससे मल्टीप्लाई करूं? 39x = 78। उसने कहा 78 बनाए, किससे मल्टीप्लाई करूं? वो नंबर क्या बनता है हमारे पास? तो मेरे पास सिचुएशन क्या बनती है? x = 2। x = तो मुझे NaO के साथ बायर 2 मल्टीप्लाई करना है। बायर वाला 2 आपको पता है ना, अंदर चला जाता है। तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनता है? Na2O2। मैं तो 1 रेशो नहीं बनी। जी 1:1 रेशो बन जाती है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना रहे हैं ना अभी हम। जी बेटे, बेटा वो इंपेरिकल फॉर्मूला था, पहले वो निकाला था। सिंपलेस्ट रेशियो जब निकालते हैं तो वो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है।
एक्चुअल रेशियो निकालते हैं तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म। यहाँ तक कोई मसला? क्वेश्चन नंबर 3, द इक्वेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन हैबर्स प्रोसेस इज दिस। आपने आई एम अंडर द इम्प्रेशन आपने हैबर प्रोसेस पढ़ लिया है, पढ़ लिया ना? नहीं पढ़ा है कि पढ़ा है? हैबर और कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपने नहीं पढ़ा? चलें हम इनको कल इंशाल्लाह कल इनको डिस्कस कर लेते हैं। हैबर प्रोसेस और यार मुझे लगता है कि उसका प्रिंट आउट मैंने दिया है आपको, नहीं दिया? सर ने कहा था सुबह करेंगे। अच्छा चलें सुबह कर लेते हैं। हैबर प्रोसेस और कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस में से फिलहाल सिर्फ इतना ही पेपर में आता होता है, इतना यहीं से समझ लें कि ये उसकी इक्वेशन है। क्या वो उसका कैटलिस्ट पूछ लेते होते हैं? क्या पूछ लेते हैं? वो हम बाद में याद कर लेंगे, कंडीशंस जिनको कहते हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम मास ऑफ अमोनिया दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 56 टन्स ऑफ नाइट्रोजन। कहता है मेरे पास इसकी 56 टन्स हैं, 56 टन्स हैं इसके। जी बेटे, खुद आप करके दिखाएं। आप ये कह रहे हैं कि सर हम करके दिखाएं? सिंपल सी बात है, उसने कहा इसका मैक्सिमम मास क्रिएट बताएं कितना बनेगा। हाँ टिक टैक टू ही है। आपको पता है उनकी रेशो है 1:2। अब मैसेज है तो दोनों के मैसेज लिख लेते हैं। इसका मैस कितना है बोला? 28। और इसका मैस कितना है? 17 होता है ना एक मोल का। 14 और 3 17, 17 दूनी 34। महरूर ये बात पता लग रही है कि नहीं कि ये 28 ग्राम है इसके एक मोल का और इसका 34 ग्राम है। यस। तो इसका एक मोल उसके 2 मोल्स बनाता है, जिनको तो मैं डायरेक्ट ही मैसेज की यहाँ रेशियो बना लेता हूँ। 28 ग्राम्स हो अगर नाइट्रोजन गैस तो 34 ग्राम्स प्रोड्यूस होता है अमोनिया। यहाँ तक प्रॉब्लम? यहाँ तक पता लग गया महरूर? जी सर। तो फिर इसी रेशियो को यूज कर लेते हैं। उसने कहा मेरे पास 56 टन है नाइट्रोजन के, आप बताएं इसके कितने टन बनेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ जनाब। वो कहता है 28x इक्वल्स टू 34 टाइम्स 56। दोनों साइड्स को 28 पे डिवाइड करें। ये 28 से कट गया, 28 1 टाइम्स ये 2 आ गया, 68 आंसर आ गया जनाब। 68 टन्स मेरा आंसर आ गया। वी गुड महरूर? यस सर। Some of the ammonia from the Haber process is made into fertilizers such as जोजोजन। manufacturing में ये उसने इक्वेशन दी हुई है। ने कहा जी बैच है मेरे पास 40 किलोग्राम ऑफ अमोनिया नाइट्रेट का। कैलकुलेट द वॉल्यूम इन डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया नीडेड। अमोनिया कितना चाहिए मुझे? किसका उसने बताया बैच हमें? बताया अमोनियम नाइट्रेट का। इसका बैच उसने बताया हमें। और कंपेयर किससे करना है? अमोनिया कितना चाहिए वो कह रहा है। ये अमोनिया अगर मोलर रेशो देखें तो 1:1 है। ठीक है बेटे, 1:। अब आप जरा गौर करें, इसके वॉल्यूम की बात हो रही है और इसका मैस की बात हो रही है। ये देखिए ना, इसका मैस दिया हुआ है अमोनियम नाइट्रेट का, लेकिन अमोनिया का क्या मांग रहे हैं? वॉल्यूम। तो उसके एक मोल का वॉल्यूम लिखते हैं इधर, जो कि 24 DM³ बनेगा। बकर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? और उसके एक मोल का मैस लिखते हैं, जो कि कितना बनेगा वो भी चेक कर लेते हैं। ये है N होता है 14, 4 हाइड्रोजन है, 14 और 4 18, 18 और फिर से N आ गया 14, 18 10 28 और 4 32 और 48 ये बन गया 80। कितना बन गया? इसका मैच है 80। ठीक है बेटे, इसका मतलब 24 DM³ अगर अमोनिया के हों तो 80 ग्राम्स प्रोड्यूस होता है अमोनियम नाइट्रेट। वकर वी गुड सो फार? 24 DM³ अगर हो अमोनिया तो 80 ग्राम्स प्रोड्यूस होता है अमोनियम नाइट्रेट। अब अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस कितना करना है? प्रोड्यूस करना है 40 किलोग्राम। तो 40 किलो का मतलब है 1000, ये ग्राम में प्रोड्यूस करना है और इसका वॉल्यूम हमने देखना है कितना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, मेरे पास आ जाएगा 80 kg 80x इक्वल्स टू 40,000 टाइम्स 24 जी ग्राम्स में बात हो रही है ना। ठीक है, तो जब दोनों साइड्स को 80 पे डिवाइड करते हैं हम तो ये 80 80 से कट जाता है। दिस इज इस जीरो को इससे काट देते हैं
और इस 8 1 जार 8 को इसी से काट देते हैं, 8 3 जार 24, तो 3 इंटू 4000 12,000 डीएम क्यूब आंसर आ गया। वी गुड मेहरुल? Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, स्टूडेंट poured a solution containing जी, किसको, दोस्तों को, हाँ किसको करनी है, चलो बताओ तो चले जी, क्योंकि ऐसे तो नहीं मैं जाना। जाओ मुनीब जरा फोन लेके आना उससे, उसको कहो सर कह रहे हैं कि फोन देना जरा, मेरे फोन से कर लो। हाँ कर लो, कर लो यार, मम्मा मिस कर रही होंगी, मम्मा को कॉल करनी है, बाबा को करनी है, फ्रेंड को करनी है, किसी को। अगर बिल्ली का कैट फूड खत्म हो गया, उसको कैट उसको डॉग फूड डालना है। बिल्ली को अगर डॉग फूड डालने तो क्या होता है, वो डॉग बन जाती है। तो अगर कुत्ते को कैट फूड डालने तो है वो म्याऊं म्याऊं करता है। सही है, इंसानों वाला खाना डालने में तो इंसान नहीं बनता। तो ऐसे नहीं खा ले, मैं सीरियस पूछ रहा हूँ, खा लेते हैं एक दूसरे का खाना कि नहीं? आपके पास तो बिल्ली है, आपके पास, आपके पास था ना कुछ, कोई पप शप था आपके पास? नहीं वो पहले था ना, मुझे लगता है मैंने कुछ स्नैप स्नैप देखी हुई है आपकी। हमदान के पास तो माशाल्लाह बहुत कुछ है, हमदान खुद बहुत कुछ है, तो उसके दोस्त ने उसको हस्की दिया है इधर रखने के लिए, वो तो मर जाएगा हस्की थोड़े दिनों में। नहीं तो उसने भी दे रखी हुई थी, हस्की मर जाता है, बीमार हो जाता है, एसी में रखना पड़ता होगा उसको तो फिर 24 घंटे। हस्की के लिए आपकी दोस्तों को पढ़ लो किन कामों में पड़ी हुई है। हाँ ना? ये कॉल करनी है, नंबर ही नहीं है, ये मैंने अकेडमी वाला फोन मंगवा लिया है। हैं? नहीं, दोबारा तो नहीं पूछना कॉल का क्लास के दौरान? अच्छा अच्छा, वाह, अच्छा जी। जी बेटे, स्टूडेंट ने बेटे सोल्यूशन था उसके पास, इतने मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसने क्या किया, उसको डाला बीकर के अंदर, फिर उसने इतने मोल्स जिंक पाउडर डाला उसके अंदर, और उसमें हाइड्रोजन निकली है कुछ। द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इज दिस, इज जिंक और दी हाइड्रो, इनमें से एक्सेस में क्या है ये हमने आइडेंटिफाई करना है। देखिएगा प्लीज, इतने मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इतने मोल ऑफ जिंक पाउडर डाला है, इसका मतलब इनमें से कौन एक्सेस में है ये फाइंड करना है। इसके लिए मुझे पीरियोडिक टेबल से फाइंड करना है, क्या हुआ, जिंक का जरा देखते हैं जी, मैथ्स क्या हमारे पास, हमारे पास जिंक यहाँ पड़ी होती है जी, ये है जिंक, 65 जिंक का मैथ है, ठीक है। इसका मतलब है उनकी मोलर रेशो है 1:2, 1:, हमें दिया हुआ है मोल, अच्छा मोल्स में दिया हुआ मैथ्स क्या करना है मैंने, 1:2 है, तो इसका मतलब है अगर जिंक का हो 1 तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के होने चाहिए 2। अभी मैं दोनों में से एग्जाम्पल किसकी लेने लगा हूं, मैं जिंक वाले नोट कर लेता हूँ। जिंक क्या है, 0.0075। अब 0.0075 को चाहिए कितना, HCl डबल मोल चाहिए ना, इसका डबल क्या होता है, इसका डबल होता है 0. मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए, मैं एक्स की जगह कैलकुलेट कर रहा हूँ, 0.015। अब 0.015 जो है जी, इसका डबल यही बनता है, ये बड़ा नंबर है या ये बड़ा नंबर है, कौन सा नंबर बड़ा है? कौन, ये वाला तो ना करें, नंबर बोले, ये वाला नंबर बड़ा है, इसका मतलब है हमें जितना HCl चाहिए उतना HCl मौजूद, HCl कम मौजूद है, सो हमें क्या करना है, हमें लिखना है जनाब HCl इज, उसने पूछा है एक्सेस में कौन सा, सॉरी उसने पूछा है एक्सेस में कौन सा, जिंक इज इन एक्सेस। सर HCl ज्यादा नहीं बेटे, 0.01 से जाते हैं ना, नहीं बेटे इतना है, इतना है, होना इतना चाहिए, ठीक है। Zn इज इन एक्सेस बिकॉज, क्यों है Zn एक्सेस में है, लिखा हुआ है इक्वेशन शोज 2 moles
of HCl require 1 mole of zinc, ये हमें इक्वेशन से पता लग गया, but we have बल्कि बट वी हैव की बजाय लिखते हैं विच इज हाफ इन मोल्स, विच इज हाफ इन मोल्स। अगर मोल्स की फॉर्म में बात की जाए तो ये हाफ है, ये क्या है? However, for 0.010 HCl, we have 0.0075 Zn instead of यार ये पता नहीं मैं कैसे कर गुजरता हूँ। किधर गया? इंस्टेड ऑफ 0.0050। महरूर ये समझ आ गया बेटे ये पॉइंट? जी सर। ये बेटे अब वो क्वेश्चन थे जो प्रैक्टिस के होते हैं, यहाँ से शुरू होता है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन और कराऊंगा, बाकी वर्कशीट आप लोगों ने खुद करनी होगी। ये बेटे पेपर में ऐसे सवाल आता, अब आपको पता लग जाएगा पेपर में कितना आसान आता। यहाँ तक जो मैं करा रहा था दैट वाज जस्ट टू बिल्ड योर प्रैक्टिस, यहाँ से मैं आपको करा देता सर की ऊपर वाला करा दी थी मोल्स वाला। हूँ। ये वाला हाँ ये ये एक ही चीज है दोनों। चले मैं ऊपर वाले से स्टार्ट करा देता हूँ। हाँ चले यही यही 7 ही करा। पेपर में बेटे ऐसे आता है, देखा मैंने ऊपर जो स्टेप्स लिखवाए थे आपको, वो स्टेप्स इन्होंने ऑलरेडी दिए हुए हैं यहाँ। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ, जो उसने यहाँ पे ये इक्वेशन डिस्क्राइब की है, बैलेंस्ड इक्वेशन। हमारा पहला स्टेप था इक्वेशन बैलेंस करें, और आपको बैलेंस्ड इक्वेशन ऑलरेडी मिल गई है। उन्हें कहा है कि हमारे पास इक्वेशन H2O2 को डिकम्पोज करते हैं तो ये इक्वेशन बनती है। इसमें से आप आराम से मोलर रेशियोज निकाल सकते हैं। फिर वो कहता है जनाब 50 cm³ है, किस चीज का? 50 cm³ है हमारे पास ऑफ 2.02 मोल पर DM³ 0.2 मोल पर DM³ का क्या मतलब है कि एक DM³ के अंदर 0.2 मोल्स उन्होंने डाले हुए हैं, किसके? इस सॉल्यूशन के। ये रेशो उसने दिया आपको। हमारे पास उस सॉल्यूशन का है कितना वॉल्यूम, ये हमारे पास एक्चुअल वॉल्यूम है, ठीक है। और इसको हम अगर DM³ में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 0.05 DM³। अब वो कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन दैट फॉर्म्स। अब ऑक्सीजन का अगर मास निकालना, आप देखें फिर से हमें पहले हाईलाइट कर लेते हैं किस किस को कंपेयर करना है। H2 को कंपेयर करना है किसके साथ? O2 के साथ। यानी मुझे इक्वेशन में से इनको और इनको जरा हाईलाइट कर लेना, और इन्हीं की रेशो लिख लेनी है। वोकर रेशो क्या बन रही है वोकर मेरे पास? 2:1। यहाँ तक वो मसला, ये मोल्स की रेशो बनी है। क्या बनी है? आगे मुझे कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। वो जो पिछली बातें सारी पढ़ाई हैं वो एक एडिशनल नॉलेज के तौर पर ट्रीट होंगी। आई विश आप उन्हें अच्छे से समझ के बार बार प्रैक्टिस कर लें, आपको ये लेवल में जरूर काम आएंगी। लेकिन अभी के लिए आपको क्वेश्चन खुद ही एग्जामिनर ने सॉल्व कर ही जाना है। उसने आपको खुद ही स्टेप्स बता दिया, कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 यूज्ड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मुझे पता है कि जनाब अभी ऊपर से मुझे पता लग चुका है, टिक टैक टो कर दूंगा। टिक टैक टो कैसे करूंगा? मुझे पता है जनाब, फॉर्मूले को छोड़े, मैं कह रहा हूँ फॉर्मूले में जाएंगे शायद ज्यादा लंबा टाइम हो जाएगा। हमेशा ये एक ही मेथड हर जगह अप्लाई हो जाना, फॉर्मूला फिर सबका डिफरेंट है, कितने फॉर्मूले याद करो। मैं यही तो कह रहा हूँ, कितने फॉर्मूले याद कर लोगे फिर सबके। मैं सीधा सीधा सा आपको बताने लगा हूँ। मुझे पता है कि नंबर ऑफ मोल्स और DM³ को इधर लिखा जा सकता है।
नंबर ऑफ मोल्स उसने कहे ना यूज में H2O2 के, और H2O2 जो सोल्यूशन है, ये उन्होंने उसके बारे में वैल्यू दी हुई है। मैं कहूंगा यार ए एक मोल हो अगर, नहीं नहीं बेटा वो गैस के लिए ये दिया हुआ है, एक मोल पे थे उसने, चले ऐसे कर लेते हैं, एक डीएम क्यूब के अंदर 0.2 मोल्स होते हैं, ये ऊपर गिवन है देखें, एक डीएम क्यूब में कितने हैं 0. और अब मेरे पास डीएम क्यूब है कितना 0.0, तो कितने मोल्स यूज हुए हैं। अब ये फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे पता लगता है x इज इक्वल टू 0.2 टाइम्स 0.05। ठीक है, अब 2 5 10 होता है, ये 10 आ गया, डेसिमल प्लेसेस 3 बनती हैं तो 0 आ गया, एल चाहिए, मेरा आंसर आ गया। मेरे रूट समझ आया अब? यस सर। आसान था। जी। अब कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकालें। हमने यहाँ रेशो क्या ली थी 2:1, इसका मतलब है हाफ करूं, इसका क्या मतलब है, अगर आपको मेंटली नहीं पता लग रहा कि इसको हाफ करना है तो आप फिर से टिक टैक टो बना लें, ओरिजिनल रेशो ऊपर लिख लें, H2O2 और O2 की 2:1 था, और नीचे लिख लें 0.01 और इधर x। मुझे डायरेक्ट पता लग रहा है 2:1 हाफ है, तो मैं डायरेक्ट 0.005 लिख रहा हूँ। आप टिक टैक टो से करना चाहें उससे कर लें। मेरे को ये भी समझ आ गया। यस अब सर। आए हैं, अब कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड। कैलकुलेट द मास ऑफ, कितना आसान हो गया, हमें पता है कि N और M मैस इधर लिख लेते हैं कि एक मोल हो O2 का तो वो 32 ग्राम्स होता है। एक मोल कितना होता है, मैं इसको जरा जूम इन करके आपको बता देता हूँ ताकि जरा ज्यादा साफ। जी मैं यही तो मैस ही निकालने के लिए कहा, मैस ही नहीं निकालने के लिए कहा उसने। मुझे पता है एक मोल हो तो 32 ग्राम्स होता है, अब ये O2 की वजह से, तो मेरे पास मोल जाए कितने 0.005 एक्स एल जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप। ये बच्चे कह रहे हैं सर इससे आंसर x इज इक्वल टू आ रहा है 0.एल जी, मेरा आंसर आ गया। ये मैंने यहाँ लिख दिया। आपने देखा इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, आराम से स्टेप बाय स्टेप वो खुद करा देता है। 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स का था, ये आगे आप देख सकते हैं इसी तरह का क्वेश्चन नीचे फिर 3 मार्क्स का है, उसके नीचे ये क्वेश्चन फिर नीचे जाएंगे तो, अच्छा इधर मार्क्स नहीं लिखे हुए, ये कभी 3 का आता है, कभी 4 का आता है, और कभी 5 का भी आ जाता है जी बेटे, जरूरी है जी 5 का भी आ जाता है, ज्यादा स्टेप्स हों। जरूर कोई कंफ्यूजन नहीं, जरूरी है दिए होते हैं स्टेप्स, असल में जरूरी नहीं है, वाकई आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक पैटर्न होता है ना, पैटर्न से सॉल्व हो जाते हैं। बेटे एक सवाल और करना है, सॉरी आई एम सॉरी, वो बस सवाल देख के मेरा दिल किया एक और करो। मेरा बस नहीं चल रहा, मैं रात 9 बजे तक बैठ के आपको सारे काम करा दूं, सारी एक्सरसाइज अभी सॉल्व कराऊं। कॉपर इज एलिमेंट 29 इन पीरियोडिक टेबल, प्लीज फोकस कीजिएगा, प्लीज फोकस कीजिएगा। कॉपर क्या है, एलिमेंट 29 है। कॉपर ऑक्साइड, ये देखें इक्वेशन उसने दे दिया आपको, यार इधर तवज्जो करो यार, क्या यार ये क्यों नहीं सही होता, ऐसे ही ठीक होना बस, क्या है अलामत है कि ये काम ना कीजिए। क्लास ऑफ ऑक्साइड विच कॉपर ऑक्साइड बिलोंग्स, कॉपर किससे हैं, बेसिक ऑक्साइड है, क्यों बोला, शाबाश। कॉपर बेटे मेटल ऑक्साइड है तो इसको क्या कहना है, नहीं बेटे, नहीं बेटा, मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक भी हो सकती है ना। अली जफर प्ले स्नूकर, स्टेट द मीनिंग ऑफ द रोमन न्यूमेरल, इसका क्या मतलब है बेटा, इट शोज वैलेंसी स्लैश ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर, ठीक हो गया। अतः इतने मोल में कॉपर नाइट्रेट के हीट किए हैं, आपने क्या करना है, मैस फाइंड करें इसका। मैस फाइंड कैसे करते हैं बेटा, वही एक मोल के साथ। अब कॉपर 29th है, ये कॉपर 29th है, ये मेरे पास देखें 64 है,
ठीक है, इसका मतलब कॉपर 64 है, तो मैथ कैसे है, 60, 1 मोल का निकाल रहा हूँ अभी, 64 प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है वो कर, ऑक्सीजन का 16, 16 3 है तो कितना हो गया 48, और ये ट्वाइस है, 48 और 14 कितना होता है 62, 62 को जब ट्वाइस कर देते हैं तो क्या बन जाता है 120। अब 124 के अंदर कॉपर को ऐड कर लेते हैं। आम तौर पे पेपर में इसका मैथ भी साथ वो दे देते हैं, नहीं दिया हुआ तो हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। 124 में 64 ऐड किया तो मेरे पास कॉपर नाइट्रेट का सम क्या बन गया 188। ये मेरे पास कॉपर नाइट्रेट के 1 मोल का निकला है बेटे। अब मुझे फाइंड करना है 0.02 मोल्स का। चलो, 1 मोल का 188 ग्राम्स होता है, एन और एम, तो 0.02 का कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें मेरे पास। देखें जी, हाँ जी, कैलकुलेटर करें और बता दें क्या आंसर आता। 3.76। 3.76 ग्राम्स मेरे पास आंसर। मेरे समझ आई बेटे। जी सर। आगे कहता है जी, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस इन डीएम क्यूब व्हेन इतने मोल्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट इज एडेड। ऊपर चलते हैं, मोलर रेशियो देखते हैं, गैस कौन सी बन रही है, उसने देखें किसी गैस को आइडेंटिफाई नहीं किया, उसने कहा टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस निकालने हैं। क्या क्या उसने, तो जब कॉपर नाइट्रेट हम करते हैं तो आप देखें ये भी गैस है और ये भी, वक्कर नहीं देख रहा यार, दोनों गैसेज है ना। रेशो क्या बन रही है, इसकी रेशो आ रही है 2 और इन दोनों की रेशो क्या आ रही है 5, क्योंकि 2 मोल्स जब कॉपर नाइट्रेट के बनते हैं तो 5 मोल्स ऑफ गैस बन रही है। महरूर ये बात समझ आई। जी सर। तो अब नीचे चलते हैं, टोटल वॉल्यूम उसने कहा निकालने के लिए, ऊपर से रेशो मुझे पता लग गई है, 2 मोल्स उसके हों तो 5 मोल्स उसके बनते हैं। ठीक है, 2 मोल्स उसके हों तो 5 मोल्स, और 1 मोल का वॉल्यूम क्या होता है 24 DM³ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब मेरे पास मोल्स हैं कितने 0.02 ये मैंने फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा, क्या बनेगा मेरे पास जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा, जब मल्टीप्लाई कराऊंगा 2x, शायद नहीं यार, फिर इसको कुछ हो जाता, क्या हो गया, पेंसिल की बैटरी तो नहीं कम हो खत्म हो गई, बैटरी तो है इसकी। अच्छा जी, तो क्या होगा जनाब, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू 2x। दोनों साइड्स को 2 पे डिवाइड कर देते हैं, ये 2 से कट गया, इस 2 को भी काट देते हैं, 0.01 बन जाएगा। 25, ये 120 और 1.2 DM³ बन रहा है शायद, ये 1.2 DM³ जनाब। Powdered aluminium reduces copper oxide. Write symbol equation for this reaction. Powdered aluminium reduces copper oxide. एल्यूमिनियम को सॉलिड लिखेंगे, ठीक है, प्लस कॉपर 2 ऑक्साइड है, CuO है। अब अगर ये पता है ना CuO है, रिड्यूस का मतलब क्या है, ऑक्सीजन निकल जानी है। Al2 ये भी बेटे सॉलिड है, O3 प्लस Cu, अब ये भी सॉलिड है और ये भी, यहाँ दो प्रॉब्लम, सॉलिड है दोनों। देखें ठीक हो गया। अब जरा बैलेंसिंग कर लेता हूँ, किधर गया, सॉरी गलती से। ये किधर है, सॉरी यार, बूढ़ा हो गया हूँ। एल्यूमिनियम इधर 2 है तो इधर 2, पहले ऑक्सीजन देख लेते हैं, इधर ऑक्सीजन 1 था, इधर 3 है, तो इनको 3 करने के लिए यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, कॉपर के साथ 3 लगा देता हूँ, इधर 2 लगा देता हूँ। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क इक्वेशन का है, 1 मार्क बैलेंसिंग का। कोई प्रॉब्लम, बकाया वर्कशीट हो जाएगी भाई खुद से, कैसे होगी, प्रिंट तो मैंने दिया नहीं आपको, कल दे दूंगा इंशाल्लाह जी, कल दे दूंगा इंशाल्लाह जी, नोट्स भी भेज दूंगा ग्रुप में, और कल दे दूंगा इंशाल्लाह। और जरूर इंशाल्लाह, उम्मीद है कल आप आ जाएंगी, और फिर इंशाल्लाह आगे कल हमारा सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री रह गया है। आई होप इंशाल्लाह कल शाम को हमारा फिजिकल केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई विश कि आज सारा सिलेबस खत्म हो चुका होता,
आई विश कि आज हमारे बेटे पीरियोडिक टेबल में से क्या रह गया है? फिजिक्स क्या रह गया, मैं पूछ रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल का बेटे अलग से चैप्टर पढ़ाने के बजाय हम साथ साथ पीरियोडिक टेबल डिस्कस नहीं करते रहे? नहीं, मैं कह रहा हूँ रेगुलर सुनो, वो तो हम करते रहे हैं, उसके अलावा पूरा चैप्टर में पढ़ा नहीं है। चैप्टर हमारे पास, अच्छा वो मैं ना बेटे फिजिकल केमिस्ट्री में एक देता होता हूँ पेज, मैं उसकी बात कर रहा था। पीरियोडिक टेबल में जो जो चीज़ें हमारे सिलेबस में होती है ना, कल ऐसा करेंगे जैसे सर मोहसिन ने नहीं आपके साथ 2-3 टॉपिक्स पढ़ाए, तो टॉपिक का सिलेबस खोल के आपको दिखा दिया आपकी तसल्ली के लिए। वो मेरी आदत नहीं थी वैसे तो, लेकिन मुझे उनकी बात अच्छी भी लगी है, क्योंकि बच्चे तो किसी भी वक्त कह सकते हैं कि सर आपने फलां चीज़ नहीं पढ़ाई। तो क्यों ना ऐसा कीजिए, सिलेबस सामने रख के तो उनको कहा जाए 10वां नेचों की रह गई। तो मैं कल ऐसा ही करूँगा आपके साथ, ठीक है? ओके, इंशाल्लाह फिर आपके परसों से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। इस अब आपका आप सारे केमिस्ट्री वाले हैं और सीएस सब आपका नहीं। चलिए सीएस पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू बेटे महरूर, अपना ख्याल रखें, अल्लाह आपको जल्दी से सेहत दे, अल्लाह हाफिज़। वापस से So, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी।